चलें सर, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपकी फैमिलीज भी खैरियत से होंगी। हमें पता है कि इस वक्त बाहर हालात जो हैं वो काफ़ी नासाज हैं और सबसे बेहतरीन इस वक्त ऑप्शन हमारे पास यही था कि हम आपको इस ऑनलाइन वेबिनार में इनवाइट करते और जो करियर काउंसलिंग के हवाले से आप लोगों के भी कंसर्न्स होंगे और हम लोग बारे में बहुत पर्टिकुलर हैं, तो हम लोग ये चाहते हैं कि जो भी स्टूडेंट्स हैं वो अपना डिसीजन लें और अपनी करियर की तरफ मूव ऑन करें। इसी सिलसिले में हमने ये वेबिनार का इनेकाद करवाया और आप सब लोगों को मैं वेलकम कहता हूँ। अच्छा, सबसे पहले हम इससे पहले कि हम इसको शुरू करें, आप लोगों से कुछ रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि जितने भी सारे पार्टिसिपेंट्स अभी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, पहली रिक्वेस्ट तो ये है कि वो अपने जो माइक्रोफोन्स हैं उनको म्यूट कर दें फॉर द टाइम भी। फिर जब हम क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ मूव ऑन करेंगे तो फिर हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपने माइक्रोफोन्स अनम्यूट कर दें। कैमरे की भी ऑन करने की कोई खास ज़रूरत फिलहाल नहीं है। जब आप क्वेश्चन आंसर्स करेंगे तब अपना कैमरा भी आप ऑन कर सकें, ताकि जो है अब्बास साहब को आप देख भी सकें और उनसे क्वेश्चन आप करना चाह रहे हैं तो क्वेश्चन भी कर सकें। आज का जो वेबिनार है, इसमें हम हमारा मकसद ये है कि हम चाहते हैं कि जितने भी स्टूडेंट्स इस वक्त अपना ये डिसीजन लेना चाहते हैं कि वो आगे किस कैरियर की तरफ मूव ऑन करना चाह रहे हैं, वो सीए करना चाह रहे हैं या वो कोई भी कैरियर आगे मूव ऑन करना चाह रहे हैं, तो उसका बेनिफिट उन्हें क्या है, और कंपेयर करेंगे हम सीए के साथ। और हम हमारे पास चीफ गेस्ट मौजूद हैं, उनका भी इंट्रोडक्शन कराएंगे, उनसे क्वेश्चन आंसर सेशन होगा और उसमें आप लोगों को बहुत सारी गाइडलाइंस मिलेंगी कि आपने अपना करियर कैसे चुना है। तो हम फॉर्मली आगे मूव ऑन करते हैं जी। सबसे पहले मैं आप लोगों को अपना इंट्रोडक्शन करवाता चलूं। मेरा नाम अब्दुल राफे है। आई होप आपको मेरी शक्ल भी नजर आ रही होगी और आवाज़ भी क्लियर आ रही होगी। मेरा नाम अब्दुल राफे है और मैं सर्टिफाइड कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ। मैंने पैक को ज्वाइन किया था 2019 में एज अ कैंपस इंचार्ज एंड वाइस प्रिंसिपल रावलपिंडी कैंपस में। वहाँ पर मैंने बिजनेस कम्युनिकेशन और आईटी के कोर्सेज पढ़ाए थे और अल्हम्दुलिल्लाह हमने 100% रिजल्ट अचीव किया था इन दोनों सब्जेक्ट्स में। मेरा जो करियर है वो मैंने यूफोन से अपना जो मेरा पास्ट करियर है, लास्ट में मैंने यूफोन से पैक को ज्वाइन किया था। यूफोन में मेरा 14 इयर्स का कस्टमर सर्विसेज का एक्सपीरियंस है। इवेंचुअली कॉर्पोरेट ट्रेनर से मैं रिजाइन किया था। इससे पहले मेरा बैंकिंग सेक्टर का भी एक्सपीरियंस है जो कि 3 इयर्स तो था। उससे पहले भी कुछ एक्सपीरियंस था जो कि इधर मेंशन करना मुनासिब नहीं था। 5 साल का मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है जो कि मैं मैनेजमेंट सब्जेक्ट्स मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा रहा हूँ और अब मैं ये पैक के साथ एसोसिएटेड। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको पैक के बारे में देना चले कि पैक क्या है और हम क्या करते हैं। तो पैक जो है वो फर्स्ट इंस्टीट्यूट था जिसने 1987 में अशफाक अहमद साहब ने जिसको लॉन्च किया था, और ये सीए कराने के लिए पहला इंस्टीट्यूट पाकिस्तान में डेवलप हुआ था। सीए वैसे 1961 से आईकैप जो है वो सीए करा रहा है, लेकिन हम पहले इंस्टीट्यूशन थे जिसने सीए को प्रॉपर एक स्टडीज के तौर पर रिकग्नाइज करवाया और लोगों को अवेयरनेस दी कि सीए क्या होता है और सीए क्यों ऑप्ट करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अब 33 इयर्स हमें हो चुके हैं और इन 33 इयर्स में हमारी अचीवमेंट्स क्या है कि हमारे हाईएस्ट पासिंग रेट्स हैं एज कम्पेयर टू ऑल आवर कंपेटिटर्स। हमारे रेट्स हाई पासिंग रेट सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा गोल्ड मेडल्स जो आते हैं बोर्ड के एग्जाम्स के अंदर, आईकैप के बोर्ड में, उसमें भी हाईएस्ट गोल्ड मेडल्स हमारे पास हैं। मेरिट सर्टिफिकेट्स भी हाईएस्ट हमारे पास हैं और उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास सुप्रीम एक्सपीरियंस फैकल्टी मौजूद है जो कि आप लोगों को गाइड करती है थ्रू आउट आपके कोर्स के दौरान कि आपने पेपर कैसे अटेम्प्ट करने हैं, कैसे पास करेंगे, आपने डिफिकल्ट टाइम्स में कैसे अपने आप को इंगेज रखना है, कैसे अपने आप को मोटिवेट रखना है, ये सारा कुछ करती है। इसके अलावा जो हमारी प्राइम आप कह लें कि फीचर है वो हमारा टेस्टिंग सिस्टम है, जिसको अभी तक कोई कंपटीटर अभी तक बीट नहीं कर सका। बेस्ट टेस्टिंग सिस्टम की वजह से और कंटिन्यूस टेस्टिंग की वजह से हम रिनाउंड हैं कि हमारे पासिंग रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं।
तो इसमें कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके पास आपके सामने रखता चलूँ। हमारी हिस्ट्री ऑफ विक्ट्री क्या है। हमने अभी तक 38 गोल्ड मेडल्स जो है वो अचीव किए हैं, जो कि अभी तक किसी ने भी अचीव नहीं किए। इसी तरह 138 गोल्ड मेरिट सर्टिफिकेट्स हैं, वो भी अभी तक किसी ने अचीव नहीं किए। और पैक की खास बात यह है कि जब आप पैक को ज्वाइन करते हैं तो पैक सिर्फ आपको पढ़ाने में इंटरेस्टेड नहीं होता। पैक स्टूडेंट्स की पर्सनल ग्रूमिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है, और इसी वजह से ये सेमिनार्स और वेबिनार्स करवाए जाते हैं ताकि आपको जहाँ जहाँ डिफिकल्टीज आए, आपको हम बहुत एक्सपीरियंस फैकल्टी मेंबर्स, एक्सपीरियंस फर्म के लोगों के साथ इंटरेक्ट करवाएं, और वो फर्म के लोग आपको गाइड करें कि आपने कैसे आगे मूव ऑन करना है। वो ना सिर्फ सीए के एग्जाम लेवल्स पे डिपेंड करेगा, बल्कि आगे फर्म्स में आप कैसे जाएंगे, उसके लिए आपने क्या वे फॉरवर्ड देखना है, उसमें भी आपको इंशाल्लाह गाइडलाइंस हमारी तरफ से मिल जाएंगी। तो ये पैक की एक खास बात है कि हम आपको करियर काउंसलिंग भी करते रहते हैं। फिर इसके अलावा पैक अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट रखता है इन्हीं सेमिनार्स के थ्रू, और अब इंशाल्लाह पहले से कुछ ज़्यादा मजीद इम्प्रूवमेंट के साथ हम आपको फेसबुक से भी मजीद इंटरेक्टिव करते रहेंगे, आपको मजीद गाइडलाइंस देते रहेंगे, आपको ऐसे लिंक शेयर करेंगे जिनको पढ़ के आप मजीद इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, अपनी स्टडीज से रिगार्डिंग अपनी स्किल्स जो हैं वो आप मजीद इम्प्रूव कर सकेंगे। आज के जो हमारे चीफ गेस्ट हैं उनका नाम मिस्टर मोहम्मद अब्बास है, और वो ACA है। करंटली वो मैनेजर अकाउंट्स एंड फाइनेंस हैं जनरल पेट्रोलियम प्राइवेट लिमिटेड के अंदर। उनकी खास बात यह है कि उनका कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर बहुत डाइवर्स एक्सपीरियंस है, और वो एक कंप्लीट फाइनेंस प्रोफेशनल हैं। अपनी एक्सपीरियंस की वजह से वो बहुत रिनाउंड भी हैं, और एक्सटर्नल ऑडिटर भी रह चुके हैं। बहुत सारी रिप्यूटेड अकाउंटेंसी इंस्टीट्यूशंस में उन्होंने काम किया हुआ है। अब्बास साहब अपना इंट्रोडक्शन खुद भी कराएंगे, तो जब हम उनसे मजीद इंट्रोडक्शन लेंगे। अभी इस वक्त हमारे साथ पैनल में फारूक बलोच साहब हैं, जो कि प्रिंसिपल पैक है, मिस्टर मोहम्मद फारूक बलोच साहब। ही इज़ अ PhD स्कॉलर। इनका 18 ईयर्स का हार्ड कोर टीचिंग एक्सपीरियंस है, और शायद ही कोई यूनिवर्सिटी या कोई स्कूल हो जिनके जो सीनियर मेंबर्स हैं उन्हें ना जानते हो। करंटली पैक को लीड कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से, बहुत पॉजिटिव तरीके से लीड कर रहे हैं। और ख़ास बात उनका टीचिंग स्टाइल भी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स उनको उनकी एक्सीलेंट टीचिंग स्टाइल की वजह से जानते हैं। इसके बाद हमारे साथ शाहिद महमूद साहब हैं। वो ACA में हैं, और उनका 10 ईयर्स से ज़्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है। मुख्तलिफ अकाउंटेंसी के इंस्टीट्यूशंस में पढ़ा चुके हैं, और बहुत रिनाउंड हैं। बहुत डिफरेंट किस्म का स्टाइल है उनका टीचिंग का, बहुत फ्रेंडली वे में पढ़ाते हैं, और उनकी इफेक्टिव मेथोडोलॉजी की वजह से हम लोग, हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने कोर्सेज पास करते हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ हमारे पैक के शाइनिंग स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं, जिनमें नाम होगा मिस्टर उजमल का, जिन्होंने AFC लेवल 2018 में क्लियर किया था, और उसके बाद उन्होंने 4 कैफ लेवल के पेपर्स भी क्लियर कर लिए हैं। और अब इस 2020 की सितंबर अटेम्प्ट में वो 3 मजीद पेपर्स अटेम्प्ट करेंगे। तो एट द एंड ऑफ द सेशन जब हम क्वेश्चन करेंगे, आप उनसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ मिस रिजवा ने भी हमें ज्वाइन किया हुआ है। इन्होंने 2019 के अंदर अपना AFC लेवल क्लियर किया था, और अब वो कैफ के 3 पेपर्स अटेम्प्ट कर रही हैं। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग इनको एग्जाम्प्ट हो गया था क्योंकि इन्होंने A लेवल्स किया हुआ। तो ये हमने फिलहाल 2 स्टूडेंट्स का नाम इधर मेंशन किया, कुछ और भी स्टूडेंट्स ने हमें ज्वाइन किया। अगर जरूरत पड़ी तो हम सबसे आपका जो है वो ताल्लुक कॉन्टेक्ट करेंगे। अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिस्टर अब्बास साहब से कि वो काइंडली हमें अपना इंट्रोडक्शन करवाएं, और फिर हम उनसे कुछ सवाल पूछेंगे। बेसिकली सॉर्ट ऑफ एन इंटरव्यू होगा। तो अब्बास साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम सर, थैंक यू वेरी मच राफी साहब, फारूक साहब, शाहिद साहब. इट्स रियली ऑनर टू बी अ co-speaker with such senior faculty. बिफोर आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, मैं पैक को कुछ ट्रिब्यूट पेश करना चाहता हूँ, बिकॉज हमने ये देखा है ओवर द ईयर्स, बल्कि जब हमारा इरा था उस वक्त कैरियर काउंसलिंग या कैरियर सिलेक्शन कैसे होती थी, जैसे पेरेंट्स कहते थे वैसे हो जाती थी। बहुत कम लोग होते थे जो कि चॉइस पे प्रोफेशन सिलेक्ट करते थे, और ये ट्रिब्यूट है पैक के लिए कि उन्होंने एक अच्छा ये सिस्टम शुरू किया है ऑन रेगुलर बेसिस,
जहाँ पे स्टूडेंट्स के पास ऑप्शन है, उनके पास पूछने की चीजें हैं। मुझे याद है जब मैंने करियर स्टार्ट किया था तो आई इवन कुडंट मीट अ पर्सन हु इज अ स्टूडेंट ऑफ सीए। तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है स्टूडेंट्स के लिए भी, जो कि जिन्होंने अभी भी इंटरमीडिएट किए हैं, कि वो अपने कंसर्न्स जो हैं वो let me introduce myself. I'm today working with the manager as a manager accounts and finance with General Petroleum Private Limited currently. I have worked with Grant Thornton as a article student from 2014 to 2017. उसके बाद मैं कुछ टेलीकॉम बेस्ड कंपनी से साथ भी एसोसिएटेड रहा हूँ। उसके बाद तकरीबन 2 साल से मैं जो है एज ए मैनेजर अकाउंट्स एंड फाइनेंस जनरल पेट्रोलियम। अच्छा, मैं कुछ चीजें शेयर करना चाहूंगा, अगर राफ साहब आप इजाजत दें, कि सीए क्या है और व्हाट इज सीए। काफी सारे लोगों को पता भी होगा, और अगर कोई प्रोफेशन में आना चाहता है उसको व्हाई सीए, मतलब व्हाई शुड ही शुड चूज सीए, और हाउ सीए, मतलब सीए के लिए क्या एफर्ट्स पुट करनी पड़ती है। सीए क्या है? सीए बेसिकली एक अकाउंट्स और फाइनेंस की फील्ड है, जिसमें प्राइमरीली अकाउंट्स, फाइनेंस, टैक्स के सब्जेक्ट्स हैं, ऑडिट, उसके अलावा कुछ एसोसिएटेड सब्जेक्ट्स भी हैं। इसको रेगुलेट करता है आईकेएप, बॉडी है अंडर चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑर्डिनेंस बनी हुई है, जो इसको रेगुलेट करती है, जो इसकी एग्जाम लेती है, जो इसकी फर्म्स को भी रेगुलेट करती है और जो इसकी ट्रेनिंग को भी रेगुलेट करती है, तो पूरे प्रोफेशन को ये रेगुलेट करती है। जितने भी सीएज होते हैं वो इसके मेंबर्स होते हैं। अच्छा, ये था सीए का। उसके बाद वाई सीए चूज क्यों किया जाए, या कोई भी प्रोफेशन क्यों चूज किया जाए, उसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। हर किसी की अपनी वजह हो सकती है सीए चूज करने की। अगर मैं कहूँ कि क्या वजह थी, तो मेरी क्या वजह थी सीए चूज करने की, या अब क्या वजह होनी चाहिए जो मैंने प्रोफेशन में देखा इसमें आके। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरी जो सीए था, सी वाज माय चॉइस, इट वाज नॉट समथिंग जो कि मुझे पेरेंट्स ने कहा कि ये करो। पेरेंट्स एज यूजुअल जो है, इट वाज 2010, जहाँ पे जो है पेरेंट्स बिल्कुल कैजुअल सोचते हैं कि सेफ ऑप्शन की तरफ जाओ, इंजीनियरिंग की तरफ जाओ, मेडिकल की तरफ जाओ, या कैजुअल एजुकेशन की तरफ जाओ, जहाँ पे आप मेहनत करोगे तो रिजल्ट मिलेगा। खैर, मेहनत तो आप किसी भी जगह पे करो, रिजल्ट मिलता है, लेकिन सीए से डरते बहुत लोग थे। खैर, जब मैं इंटरमीडिएट में था तो मैंने वहां से डिसाइड किया, वन ऑफ टीचर जो ने बताया सीए के बारे में, वहां से मेरा शौक पैदा हुआ। जिसमें सबसे बेहतरीन चीज थी जो कि वहां पे अट्रैक्ट की मुझे, वहां पे उन्होंने मुझे बताया कि उस वक्त जो है अराउंड 5000 टोटल मेंबर्स थे, 5000 या 4500 जो है मेंबर्स थे आईकेएप के उस वक्त 2008-9 में, जो कि पूरे पाकिस्तान की अगर देखा जाए तो बहुत ही जहाँ से एक चीज मैसेज क्लियर होता है कि ये प्रोफेशन जो है वो ओवर क्राउडेड नहीं है। और 2009 में अगर 4-4.5 थे, तो आज जो है वो मैक्सिमम 10,000 से कम है जो एक्टिव मेंबर्स है। तो एक ये चीज थी, ओवर क्राउडेड नहीं थी। दूसरा ये कि इस प्रोफेशन में आने के बाद ये भी पता चला, खैर हमें ये तो पहले भी पता था, अभी बच्चों को पता होता है, और काफी सारे लोग जो है इस प्रोफेशन में आते हैं इसीलिए कि हाईली पेड है ये एज कम्पेयर टू अदर प्रोफेशंस। अगर कंपेयर करें तो आपकी जो स्टार्टअप सैलरी है या स्टार्टअप जो आपकी अर्निंग है वो तकरीबन डबल से भी ज्यादा है एज कम्पेयर टू अदर प्रोफेशन। इंजीनियरिंग है तो बहुत पीछे रह जाती है, इवन मेडिकल से भी डबल से ज्यादा है अगर आप क्वालिफाइड से। तो एक तो वजह ये भी होती है काफी सारे स्टूडेंट्स की, और सिर्फ ये नहीं है कि आपकी अर्निंग बहुत ज्यादा है, इसके साथ आपका प्राइड भी है। प्राइड क्या है आपका कि आप एक ऐसे प्रोफेशन से बिलोंग कर रहे हैं जो कि वेल रेगुलेटेड है, हाईली रिस्पेक्टेड है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि ये ओवर क्राउडेड नहीं है। मतलब 10,000 मेंबर्स हैं तो हो सकता है कि मैं भी 1000 मेंबर्स को जानता हूँ, मतलब इतना एक राउंड द टेबल है, एक ऐसी चीज है कि जिसको हर बंदा दूसरे बंदे को जानता होता है। तो सबसे जो अच्छी चीज थी वो ये थी। अच्छा, इसकी एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, स्टॉक ब्रोकर हैं, वारन बफेट, अमेरिका के यूएसए के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, स्टॉक ब्रोकर हैं, बिजनेसमैन है। डिक्लेयर किया गया था एज ए रिचेस्ट पर्सन इन 2009 या 2010 में उनको दुनिया का तीसरा रिचेस्ट पर्सन और अमेरिका का सबसे रिचेस्ट पर्सन उनको डिक्लेयर किया गया था। वो अपनी बुक में लिखते हैं कि अगर मुझसे कोई पूछे कि मैं क्या पढूं, व्हाट शुड वन स्टडी, या बिजनेसमैन को क्या पढ़ना चाहिए, तो ही सेड, अपनी बुक में वो लिखते हैं कि अकाउंटिंग, ही सेड कि अकाउंटिंग पढ़ो। अकाउंटिंग पूछा गया कि वजह, ही सेड कि अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अगर आप बिजनेस करना चाहते हो या बिजनेस को अंडरस्टैंड करना चाहते हो, तो बिजनेस को अंडरस्टैंड करने के लिए जो बेसिक चीज है वो रीडिंग द फाइनेंशियल्स है।
कि किसी कंपनी के बारे में, किसी बिजनेस के बारे में अगर आप अंडरस्टैंड करना चाहते हो क्योंकि अच्छा है, उसमें आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन करना चाहते हो या आप खुद बिजनेस करना चाहते हो, तो आपके पास अकाउंटिंग का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि अकाउंटिंग से ही आप एक बिजनेस की वर्थ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही आप एक बिजनेस की वर्थ या अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन को सपोर्ट कर सकते हैं। देन इस प्रोफेशन में आने के बाद, स्पेसिफिकली जनरल पेट्रोलियम में आने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि जो सीए मेंबर्स हैं, अगर आपको मौका दिया जाए तो ये ऑर्गेनाइजेशन के सबसे इम्पोर्टेंट पिलर होते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट। आपको हैरानगी होगी कि इस ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें हूँ, इसमें टेक्निकल के लोग भी हैं, सेल्स के लोग भी हैं। सेल्स मतलब अगर देखा जाए, सेल्स नहीं होगी तो कोई प्रोफेशन नहीं होगा, कोई डिपार्टमेंट नहीं होगा। बट जो सबसे ज्यादा रिगार्ड किया जाता है, जो सबसे ज्यादा सेफेस्ट है, जो सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेड है, जो सबसे ज्यादा ट्रस्टेड है, मैं कहूँगा सबसे इम्पोर्टेंट पिलर है, वो फाइनेंस है। मतलब मैनेजर अकाउंट्स एंड फाइनेंस, आई एम मेंबर ऑफ द कोर कमेटी। और बाकी जो कोर कमेटी के मेंबर्स हैं वो वो मोर देन 50 इयर्स हैं सारे, जो भी टेक्निकल्स हैं या जो जीएम फाइनेंस है वो भी हमारे। लेकिन उस कमेटी में जो वाहिद मेंबर हूँ मैं हूँ, जो कि यंग हूँ, और उसकी वजह यही है कि उसकी बैकएंड पे सीए है और इसकी इतनी बड़ी जो है कैब की और मेरे इंस्टीट्यूट्स की और मेरे कॉलेजेस और मेरे टीचर्स की मेहनत है। अच्छा, पिलर होने के साथ साथ जो सीए होते हैं वो जस्ट ये नहीं है कि सिर्फ अकाउंटिंग करेंगे, डेबिट क्रेडिट किया। आप जब प्रोफेशन में भी स्टार्ट करते हैं तो शुरू में ऐसे ही होता है, आप सीए को जो आपने अकाउंटिंग पढ़ते हैं वही आप इम्प्लीमेंट करते हैं। वक्त के साथ साथ अब जो सीनियर होते जाते हैं तो ये आपको जो डेबिट क्रेडिट है या अकाउंटिंग है, इससे आप दूर होते जाते हैं, क्योंकि आपसे आप एक ऐसे प्रोफेशन आप हाईली पेड हैं, आप हाईली ट्रस्टेड हैं और आप पे रिलाई किया जाता है, तो आपसे सिर्फ जस्ट अकाउंटिंग नहीं एक्सपेक्ट की जाती, आपसे जो है वो एक्सपेक्ट किया जाता है आप जो है वो सीईओज के या बिजनेस के आप एडवाइजर हैं उनके। वो अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, वो अपने टेक्निकल डिसीजंस, इवन अगर कोई न्यू प्रोडक्ट आ रही है उसकी वायबिलिटी, कोई न्यू इन्वेस्टमेंट है उसकी वायबिलिटी, वो सारी जो है वो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप उसमें एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे और आप एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा होते हैं, जो कि अनलाइकली मैं समझता हूँ कि जहाँ पे मैं हूँ कहीं पे भी इतना ज्यादा ट्रस्ट जो है किसी और डिपार्टमेंट के ऊपर नहीं किया जाता है जितना पे सीए प्रोफेशनल्स के ऊपर किया जाता है। और सीए के चूज करने की जो सबसे आखिरी वजह में, वजह तो बहुत सारी हो सकती हैं। करंटली जो है आपने देखा कि ये जो कोविड आया इसमें काफी सारी जॉब लॉसेस हुए, लेकिन सीए के प्रोफेशनल जो थे, मैंने तो खैर सिंगल भी नहीं सुना कि कोई सीए का प्रोफेशनल जो है वो फायर हुआ है। तो इसका कह सकते हैं हम कि ये सेफेस्ट जो है प्रोफेशन है, क्योंकि ओवर क्राउडेड नहीं है। और ओवर क्राउडेड होने के ना साथ, इवन तो कि हाईली पेड है, लेकिन क्यों इसको नहीं किया जाता, इस तरफ नहीं किया जाता, क्योंकि ये मैंने जैसे ऊपर जिक्र किया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पिलर होता है। जहाँ पे क्राइसिस आते हैं, जहाँ पे क्राइसिस होता है, हमने सुना वेयर देयर इज अ क्राइसिस देयर इज अपॉर्चुनिटी, तो वहाँ अपॉर्चुनिटी होती है। और उस अपॉर्चुनिटी के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पिलर होता है ऑर्गेनाइजेशन का, वो फाइनेंस होता है, तो उसी को ही यूज करते हैं। तो इसलिए ये प्रोफेशन जो है सबसे सेफेस्ट है। बहुत सारी और वजूहत हो सकती है सीए करने की, चंद ब्रीफली जो थी वो मैंने आपसे जिक्र किया। अच्छा, अब जो है हाउ सीए, मतलब सीए के थंब रूल क्या है सीए करने का, सीए हो जाएगा नहीं होगा, बहुत सारे कंसर्न होते हैं। मैं अपनी आपके साथ स्टोरी शेयर करूंगा, जब मैंने किया तो मेरे साथ क्या क्या हुआ और क्या क्या मुझे कहा गया। लेकिन दो ही रूल हैं सीए के। एक, डेडिकेशन, आप इसको 100% देंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि ये नॉर्मल कैजुअल एजुकेशन नहीं है, आप जाएंगे कॉलेज, जाएंगे चिल करेंगे, वापस आएंगे, क्लास अटेंड की और साल के बाद अपने पेपर दिए पास हो जाए, ऐसा नहीं। आपको 100% देना पड़ेगा इसके लिए। और ये इसीलिए आप आज 100% आप देंगे तो कल आप दूसरों से यूनिक होते हैं। जी सर, एक छोटा सा क्वेश्चन हमारे पास अभी आया है, आप अपनी डिटेल बताते रहिएगा। साथ में एक क्वेश्चन ये है कि वो आपके नाम के साथ एसीए लगा हुआ है, तो सर बच्चे इस बारे में कंसर्न है कि ये एसीए क्या होता है, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा बताते जाएं, फिर आप आगे अपनी स्टोरी। एसीए जो है, जब आप सीए क्वालिफाई करते हैं तो सीए क्वालिफिकेशन के बाद आपको मेंबर बनना पड़ता है आईकेएफ का। मेंबर के लिए आपको मेंबर के लिए एप्लीकेशन देनी पड़ती है। वो जब आप मेंबर की एप्लीकेशन देते हैं तो आपके साथ जो फर्स्ट मेंबर्स रहते हैं वो कहते हैं एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट। आप एसोसिएट मेंबर बनते हैं जब शुरू में बनते हैं। तो अगर आप इंडस्ट्री में हैं, जैसे मैं हूँ जनरल पेट्रोलियम में, तो मैं 10 साल के बाद जो है अपना डेस्टिनेशन चेंज कर सकता हूँ। मेरे 10 साल के बाद जब मेरा 10 साल का क्वालिफिकेशन का एक्सपीरियंस होगा तो मेरे नाम के साथ एफसीए आ जाएगा, फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट।
और अगर आप फर्म में हैं तो आप 5 साल के बाद ACA से FCA बन सकते हैं। तो ये ACA या FCA होते हैं। बेसिकली ACA मेंबर्स होते हैं इंस्टीट्यूट के। थैंक यू सर, प्लीज कंटिन्यू। ओके, अच्छा हम बात करते हैं डेडिकेशन की। डेडिकेशन देनी पड़ेगी 100%। आपको सोशल लाइफ कंप्रोमाइज करनी पड़ेगी, आपको अपनी गेम्स कंप्रोमाइज करनी पड़ेंगी फॉर लिमिटेड टाइम पीरियड। और ये इसका रिजल्ट आपको मिलता है कि जब आपको पता चलता है कि आप जब CA क्वालिफाई होते हैं और जब आप स्टैंड करते हैं, आपको पता चलता है कि आपके साथ के लोग जो कि उस वक्त खेलों में या सोशल लाइफ से कंप्रोमाइज नहीं किया था, उनसे आप बहुत बेहतर है और मेहनत जो है वो हमेशा रिवार्ड होती है। तो सोशल लाइफ आपको कंप्रोमाइज करनी पड़ेगी, आपको डेडिकेशन फुली डेडिकेटेड होना पड़ेगा इसके लिए। दिस इज नॉट अ पार्ट टाइम जॉब। देन कंसिस्टेंसी, सिर्फ मतलब 2 चीजें, आपने फुली डेडिकेटेड है इसके लिए और दूसरा कंसिस्टेंट, आपने डेली पढ़ना है, सिंपल। कोई इसमें अगर आप महीने के 1 हफ्ते में पढ़ते हैं, 100 आवर्स पढ़ लेते हैं 1 हफ्ते में, और उसके बजाय अगर आप डेली 2 आवर्स पढ़ते हैं तो वो 60 आवर्स बनते हैं। तो मैं कहूँगा वो 60 आवर्स ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि वो आपने कंसिस्टेंसी के साथ पढ़े। और आपने वो ऐसे ही हमने बचपन में कहानी सुनी है खरगोश कछुए की। वो खरगोश भागता तो बहुत तेज है, लेकिन एट द एंड जो है वो मंजिल पे कछुआ ही पहुंचता है, क्योंकि वो कंसिस्टेंट रहता है, वो अपनी स्पीड जो है वो अपनी रुकता नहीं है किसी रास्ते। तो ये है मतलब कैसे सीए के जाए, उसके लिए मेरे पास जो जनरली हैं टिप्स हैं वो यही हैं। आप डेडिकेटेड हो फुली और कंसिस्टेंट हो। और ये जो इसके साथ टैग लगाया जाता है कि ये होता नहीं है, जो मुझे भी कहा गया नहीं होगा, ये टैग सिर्फ गलत है। मतलब मैं समझता हूँ कि हमारा ईमान भी है बेसिकली मुसलमान के, हम अगर मेहनत की जाए तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। मुश्किल है, टफ है, डेडिकेशन मांगता है, कंसिस्टेंसी मांगता है, सबसे ज्यादा एफर्ट मांगता है, कोई भी किसी भी प्रोफेशन से ज्यादा एफर्ट मांगता है। लेकिन ये होने वाला है और होता है, ठीक है। लोग जो करते हैं वो ये पॉसिबल है। एंड पे मैं अपनी स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। मैं जब सीए में आया, जब सीए मैंने डिसाइड किया, मेरे पेरेंट्स वाज नॉट हैप्पी विद मी। दे सेड कि अब आर्मी में जाओ, फर्स्ट आर्मी ट्राई करो, अगर आर्मी नहीं होती तो आप इंजीनियरिंग में जाओ। टिपिकल जैसे हम सोचते हैं हम लोग। खैर आर्मी के उनके कहने पे मैंने अप्लाई किया, मैंने दिया भी, ASB दिया भी, और मैंने उन्हें बताया भी कि ये आर्मी है, यहाँ पे अगर बंदे का इंटरेस्ट ना हो तो वो पहचान लेते हैं, तो मुझे नहीं रखा जाएगा, तो पहले बता। खैर मैंने वो दिया, उसमें मैं नॉट एडमिटेड हुआ, वापस आया। फिर वो उनका यही था कि सेफेस्ट ऑप्शन पे जाओ, इंजीनियरिंग जो हो जाएगा, कल कहीं स्टॉक हो गए तो वी आर मिडिल क्लास पीपल मोस्टली जो होते हैं सीए में, तो मुश्किल होता है वहाँ पे अपने कैरियर्स को जो है वो वहाँ पे फर्दर चलाना। खैर मैं वजीर रहा और एंड पे जो है वो लॉक किया मुझे, मैंने सीए स्टार्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह सीए का स्टार्ट बहुत अच्छा था। जब मैंने सीए स्टार्ट किया तो जो मेरे फ्रेंड्स थे, जो मेरे दोस्त थे, जो मुझे जानते थे, मैं आपको बताता चलूं, मैं बड़ा एक्टिव फुटबॉल का प्लेयर था, बड़ा एक्टिव क्रिकेट का प्लेयर था, मतलब क्लब लेवल पे, कोटा से मेरा बिलोंग करता हूँ। तो मुझे जो लोग जानते थे कि ये इतना खेलता है, ये सोचते थे कि ये सीए कैसे करेगा। तो एवरीवन केम टू मी एंड सेड, भाई कहाँ जा रहे हो, ये कुआं है, यहाँ से वापस नहीं निकलोगे, तो मत करो, सीए नहीं कर सकते तुम। क्योंकि मुझे जानते थे कि मेरी खेल कूद। खैर आई वाज गुड इन इवन स्कूल एंड कॉलेज, ऐसे मार्क्स है मेरे, लेकिन सबके जो है वो ऐसा नहीं होता कि वो लोग नेगेटिव होते हैं, उन लोगों का परसेप्शन ही ऐसा होता है। सब लोगों ने ऐसे सुना होता है, आप लोग भी ऐसे सुनेंगे कि नहीं होगा सीए। खैर आई स्टार्टेड और अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट बहुत अच्छा रहा मेरा। QMS जो एग्जाम था हमारे सिस्टम में, हमारे वक्त में मॉड्यूल सिस्टम होता था ABCD, और हमारे बैड फिर ये सिस्टम भी होता था। मैंने स्टार्ट किया सीए, अच्छा चलता रहा, बीच में पेपर्स रहते रहे, लेकिन मेरा टाइम ज़ाया नहीं हुआ। बीच में एक अटेम्प्ट मैंने वेस्ट की बिकॉज ऑफ सम रीजंस, मैंने अटेम्प्ट नहीं की। मैं आके रुका मॉड्यूल डी के। हैरानगी होगी जो लोग जानते हैं सीए के बारे में, जो यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मॉड्यूल सिस्टम में अगर आया हुआ है, मेरा पेपर जो फंसा वो था IT का पेपर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का रिजल्ट जो है वो 90-95% होता था हमारे दौर में। तो मैं उस पेपर में रह गया, IT के पेपर में रह गया। और आपको हैरानगी होगी सुन के कि एक दफा नहीं मैं रहा, मैं उसमें 3 दफा रहा। वो पेपर जो कि मतलब लोग तैयारी भी नहीं करते जिसकी प्रॉपर, और मैंने भी नहीं की, तैयारी हो जाएगा इसमें तो इतनी कुछ है नहीं, वो मेरा 3 टाइम्स रहा पेपर। उसमें वजह क्या थी, मतलब जहाँ पे मैं पहली 2 अटेम्प्ट में किया, तीसरी में, चौथी में जाके पास हो गया, वो वजह क्या थी, वो मैंने एनालाइज किया कि वो एक ही चीज थी कि मैं कंफर्ट जोन में आ गया था। कि मैंने कहा अब तो 11 पेपर हो गए, एक पेपर रहता है, इसके बाद फॉर्म है, ये तो हो जाना है। मैंने फॉर्म ढूंढना शुरू कर दिया एज यूजुअल, जैसे स्टूडेंट्स करते हैं।
और पेपर से मेरा फोकस हो गया और मैं वो पेपर्स 3 बार फेल किया और 3 बार पेपर फेल करने के बाद मुझे अकल आई भाई ये फर्म बाद में हो जाएगी, पहले जो है ना इसको फोकस करो। इसमें वजह क्या थी, जो सिंपल रीजन थी इसके पीछे, कोई ऐसा पेपर मुश्किल नहीं था, इससे मुश्किल पेपर जो है मैंने सारे फर्स्ट अटेम्प्ट में किए। वजह क्या थी कि मैं इसी कंफर्ट जोन में आ गया था, मेरी डेडिकेशन लेवल गिर गया था, मेरी कंसिस्टेंसी गिर गई थी और वो जो है उसने मुझे हर्ट किया। खैर कहते हैं कि हर गलती से इंसान सीखता है और इससे मैंने बहुत सीखा। ये गलती जो है आज तक मुझे इतना सिखाया कि मैं अपने प्रोफेशन में भी, मैं किसी भी पॉइंट के ऊपर कोई भी डिसीजन लेते हुए, कभी भी फाइनेंशियल बनाते हुए, कभी भी इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेते हुए, कभी भी मैं कंफर्ट जोन में नहीं होता। मैं हमेशा एक टेंशन अपने जहन में रखता हूँ कि ये जो है दिस इज समथिंग कि अगर मैं यहाँ पे लेजी हुआ तो इट कुड हर्ट माई रेपुटेशन, इट कुड हर्ट माई इमेज। और सिर्फ ये नहीं कि मैंने जब ये इंटर करके इधर हुआ फर्म में गया, तो फर्म में जो है इससे भी मुश्किल वक्त होता है। मतलब अभी तो आप फुल टाइम स्टूडेंट्स होते हैं, जब आप सीए कर रहे होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, आपके पास 24 आवर्स होते हैं, कभी पढ़ सकते हैं। जब फर्म में जाते हैं तो आपके फर्म्स में आपने सुना होगा और बिल्कुल सही सुना हुआ है, आपका 12-12 घंटे, 8-8, 10-10 घंटे जो है वो आप 10-10 घंटे तो नॉर्मल है आपको फर्म में लगाना रहता है। और ये अगर आपने सुना हुआ है तो अच्छा सुना हुआ है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मुझसे कोई पूछे कि सीए के जो सबसे स्टूडेंट्स को जो आउटशाइन करता है, जो डिफरेंशिएट करता है बाकी फाइनेंस प्रोफेशनल से, वो क्या चीज है, तो मैं कहूँगा वो ट्रेनिंग है, वो फर्म की ट्रेनिंग है जो कि आपको बिल्कुल डिफरेंट कर देती है बाकी आपके एसीसीए से या एसएडब्ल्यू से। मतलब बहुत आपको फर्क मिलेगा पाकिस्तान में। आप देखेंगे कि आप जो हैं सीएस जो हैं पाकिस्तानी सीएस, वो इवन पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी बहुत ज्यादा डिमांड में होते हैं। उसकी वजह क्या होता है, हमारा टेस्टिंग सिस्टम बहुत अच्छा है, AKF का टेस्टिंग सिस्टम बहुत अच्छा है, उसके बाद हमारा फर्म का सिस्टम बहुत अच्छा है। तो वो जो 3-3.5 साल का अर्सा होता है वो बहुत मुश्किल होता है फाइनेंशियली भी मुश्किल होता है क्योंकि आपको कुछ मिल नहीं रहा होता, स्टूडेंट्स होते हैं। और सेकेंडली आपकी टाइम जो है वो आपने आपने पढ़ना भी होता है, जो आपने 1.5 साल के बाद जो है पेपर्स देने होते हैं, तो उसमें आपको टाइम मैनेज भी बड़ा मुश्किल होता है। तो उसमें क्या होता है, जो 1.5 साल होता है उसमें भी टिप यही है, वो जो 1.5 साल आपको मिलता है शुरू में, उसमें आप रिलैक्स मत हो, उसमें ये ना मत सोचें कि आप सीए इंटर हो गए, सेव हो गए। सीए इंटर से आगे सीए क्वालिफिकेशन बहुत जरूरी है, वही चीज आपको डिफरेंशिएट करेगी। तो फर्म में जाने के बाद आप जो है वो ये कह सकते हैं, आप जो 1.5 साल है वो फर्स्ट 1.5 ईयर 2 ईयर्स की लोगों की 2 साल के बाद अटेम्प्ट आती है, उसमें आप लोगों ने रिलैक्स नहीं होना, उसमें आपने वही कंसिस्टेंसी के साथ 2-3 पेपर जो हैं वो पिक करें। जो मैंने गलती की थी मॉड्यूल डी के आईटी के पेपर में, वो मैंने कभी नहीं की थी। और उसका फिर ये रिजल्ट मिला मुझे कि अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं मेरी फर्म आर्टिकल्स खत्म हुए, 4 अटेम्प्ट्स मेरी आर्टिकल्स में, उसमें मेरा एक पेपर रहता था जब मैं फर्म मैंने छोड़ी। तो वो जब मैंने छोड़ी तो उसके बाद अगले अटेम्प्ट में मेरा वो क्वालिफाई हो। तो ये है सब कुछ मेरी तरफ से। अगर आप लोगों को क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं। सर सबसे पहले तो कुछ थैंक यू सो मच, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपने काफ़ी डिटेल से बताया, आपने डिटेल अपनी सक्सेस स्टोरी बहुत डिटेल से एक्सप्लेन की। कुछ क्वेश्चंस अभी मैं आपसे करूँगा, फिर मैं स्टूडेंट्स को भी अलाउ करूँगा कि वो आपसे भी क्वेश्चंस करें। चैट में भी हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं। सबसे पहले तो सर एक क्वेश्चन ये, क्योंकि आपने पहले बता दिया कि सीए आपने खुद चूज किया, आपकी फैमिली इस चीज़ के हक में नहीं थी, तो आपने फिर कन्विंस कैसे किया फैमिली को कि नहीं मैं सीए कर लूँगा? वो एक चीज़ है जो कि स्टूडेंट्स जो है वो पूछते हैं अक्सर, तो वो ऐसी क्या चीज़ थी, किस चीज़ से आपने कन्विंस किया? कन्विंस खैर लॉजिकली कन्विंस करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। खैर मेरे पेरेंट्स इतने एजुकेटेड नहीं थे, उनको मैं अगर सीए के बारे में बताता, खैर सीए के बारे में इतना उनको पता था कि हाईली पेड, ये सारे लॉजिक्स मैंने दिए। उनके जहन में एक ही चीज़ थी मुश्किल, कि नहीं होगा, फंस जाओगे। तो वहाँ पे मैंने देखा कि वहाँ पे मैं किसी भी लॉजिक पे उनको बीट नहीं कर सकता। मैंने उन्हें कहा कि मैं मेहनत करूंगा, मैं कर लूंगा सब चीज़ों के ऊपर, वो एक ही चीज़ पे थे। फिर अब आखिर में मैंने उन्हें कहा कि मतलब इसको मुझ पे छोड़ दें आप। तो वो जिद जो थी वो मैंने की कि मैंने यही करना है, अगर करना है तो अगर मुझे आप इंजीनियरिंग की तरफ लेके जाते हो तो उसमें मुझे शौक नहीं है। और मैं एक और चीज़ बताता चलूँ यहाँ पे कि जो लोग प्रोफेशन बाय फोर्स चूज करते हैं, हम लोग अक्सर आके देखते हैं यहाँ पे प्रोफेशन में, आप लोग भी देखेंगे जब आप मिड ऑफ योर कैरियर होते हैं तो वो लोग जिन्होंने फोर्स के साथ प्रोफेशन चूज किया होता है या किसी की चॉइस के साथ चूज किया होता है, वो वहां पे रिग्रेट करते हैं। रिग्रेट क्या करते हैं, वो अपने प्रोफेशन से तंग हुए होंगे, मतलब अपनी जॉब से तंग हुए होंगे। क्योंकि उनकी चॉइस नहीं थी। उस चॉइस पे अगर आप सीए सिलेक्ट कर रहे हैं तो चॉइस का फिर वो कहते हैं ना, शो का कोई मूल्य नहीं होता। तो फिर आप उसके लिए एफर्ट भी करते हो, आप उसके लिए डेडिकेशन देते हो, आपको पता होता है कि ये मेरी खुद की चॉइस है
और आप चॉइस के लिए फिर वो एफर्ट्स वो सब कुछ, और आप अपने कैरियर में कभी भी रिग्रेट नहीं करते। आज तक मुझे अपने कैरियर पे यहाँ तक पहुंचने के बाद 10 साल हो गए मुझे, मैंने कभी रिग्रेट नहीं किया कि मुझे सीए चूज नहीं करना चाहिए। ठीक, थैंक यू सर। अच्छा, एक और चीज़ के ऑब्वियसली आपके फ्रेंड्स भी होंगे जिन्होंने आपको कन्विंस करने की कोशिश की होगी कि यार सीए में ये कुआं है, जैसे आपने बताया कि कुएं में आप छलांग मारे। उस प्रेशर को आपने कैसे हैंडल किया? आपने डिसीजन तो ले लिया था, लेकिन वो प्रेशर होता है ना कि अब मैं इन लोगों के, अगर खुदा ना खास्ता मैंने ना क्लियर किया तो ये मुझे, मेरे पे एक प्रेशर होगा, एक एक्स्ट्रा पेरेंट्स का भी प्रेशर होगा कि नहीं होता, तो उस प्रेशर को हैंडल कैसे किया? बिल्कुल, ये बहुत कॉमन है सर। हम जब इस प्रोफेशन में आते हैं, हम सिर्फ अपने दोस्तों से नहीं, जो कि हमारे स्कूल मेट्स या कॉलेज मेट्स होते हैं, वो भी हमें ये कहते हैं कि नहीं होता। और इवन जब आप आते हैं तो आपके जो सीनियर्स होते हैं समटाइम्स वो भी आपको इसमें कहते हैं कि ये नहीं होता, बहुत मुश्किल है। उसका क्या मैंने क्या किया, मैंने वहाँ पे ये अप्रोच अपनाई, जो कि इतनी अच्छी अप्रोच नहीं है, लेकिन वो वहाँ पे इफेक्टिव यही थी कि मैं क्या करता था, मैं कॉलेज जाता था, कॉलेज से क्लास ली, ज्यादा दोस्त नहीं है मेरे, क्लास ली, कुछ क्वेश्चन टीचर से पूछे और गा। ठीक है, मैंने सोशल लाइफ कॉम्प्रोमाइज की। उसको कॉम्प्रोमाइज करने की वजह ये थी कि आपको एफर्ट चाहिए होती है यहाँ पे, और सेकंडली कि आपको लोग डिमोटिवेट करते हैं, ऐसा नहीं को नेगेटिवली डिमोटिवेट करते हैं, उन्होंने सबसे यही सुना होता है। तो मुझे याद है कि मैं अपने कॉलेज या जो स्कूल के मेट्स हैं उनको मैं सीए में आने के बाद मैं 3 साल बाद शायद उनको मिला, जब मैं फर्म में जा रहा था उस वक्त उनको मिला। तो वो टाइम मैंने बीच में सारा जो है अवॉइड किया। अच्छा सर, अभी जो पहले तो आपने मॉड्यूल सिस्टम किया था, अब एएफसी और कैफ सिस्टम आ गया, तो इसको कंपैरिजन में कैसे देखते हैं? वो ज्यादा डिफिकल्ट था या अब ज्यादा डिफिकल्ट है? इसमें क्या फर्क क्या है? मैं सकता हूँ बहुत अच्छा इन्होंने स्टेप लिया था कैफ ने। इन्होंने एएफसी और कैफ जो है पहले सी इंटर के लेवल के ऊपर कुछ ऐसे पेपर्स भी होते थे जो कि बहुत कोर पेपर्स नहीं थे, उनकी टेस्टिंग बहुत हार्ड होती थी। उसका रिजल्ट ये होता था कि जो कुछ स्टूडेंट होते थे वो अच्छे पेपर्स में जो है वो कर जाते थे पास, लेकिन वो छोटे छोटे पेपर्स में रह जाते थे, जैसे मैं अपना आईटी में रह गया। दो कि जब आप ये सारी चीजें आपको इसलिए पेपर्स पढ़ाई जाती है ताकि आप इंडिपेंडेंटली काम कर सकें, लेकिन इतना भी नहीं, उसमें बहुत ज्यादा टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व थी जब हमारा दौर था। तो अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिंप्लीफाई एएफसी अप्रोच को सिंप्लीफाई किया, जो कि इंट्रोडक्शन वाले लेवल है, उनके ऊपर जस्ट इंट्रोडक्शन दिया, और जो अच्छे पेपर्स हैं उन्होंने कैफ में लाके उनकी टेस्टिंग जो है हार्ड, क्योंकि एक अच्छा स्टेप, बहुत अच्छा स्टेप। मेरे ख्याल में जो है मॉड्यूल सिस्टम से ये स्टेप बहुत अच्छा। थैंक यू। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो चैट में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अगर तो आप लोग चाहते हैं तो आप ऑनलाइन सर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपना माइक अनम्यूट करके, अदरवाइज फिर मैं वही क्वेश्चन जो हैं आपके बिहाफ पे पूछ लेता हूँ। वैसे बेहतर ये है कि आप खुद पूछ लें क्योंकि आप लोग यहाँ पे प्रेजेंट हैं। तो एक ये Huawei Y7 Prime 2018 के नाम से कोई आ रहे हैं, आप अगर सर से क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं तो आप पूछ लें, पहले अपना नाम बता दें और क्वेश्चन भी पूछ लें। आई थिंक उनकी तरफ से आवाज नहीं आ रही। और कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहा है तो आप ऑनलाइन पूछ सकते हैं क्वेश्चन। अहमद वकास साहब ने पूछा है कि ऑडिट, व्हाई ऑडिट फर्म्स रादर देन अ कंपनी? हम फर्म की चूज करें। व्हाई ऑडिट फर्म रादर देन कंपनी? कंपनी, कोई कंपनी क्यों नहीं हम ले सकते, फर्म ही क्यों चूज करनी ऑडिट वाली? मुझे पता नहीं अभी आर्टिकल्स को पूछ रहे हैं या जॉब को पूछ रहे हैं। खैर मैं मेरे ख्याल में आर्टिकल्स पूछ रहे हैं। आर्टिकल्स में अभी आपके पास ऑप्शन है, पहले होता था सिर्फ फर्म्स में आप जा सकते थे, ऑडिट फर्म जो थी जो आईकेएफ के साथ रजिस्टर्ड होती थी उनके साथ अपने आप ट्रेनिंग जो है 3 साल की वो आप कर सकते थे। अभी जो है कुछ इंडस्ट्रीज हैं जिसको आईकेएफ ने अप्रूव किया हुआ है, वहाँ पे जैसे पिक्सेल वगैरह है, ये लेती है ट्रेनिंग, आप इनमें भी जा सकते हैं। आपके शौक के ऊपर है, आप इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, फर्म में जाना चाहते हैं। मतलब अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं अपनी जात के लिए प्रेफर करूंगा फर्म। इसका मतलब ये नहीं है कि इंडस्ट्री गलत है, मैं फर्म इसलिए एक्सपीरियंस करूंगा कि उसमें आपके पास बहुत डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंस मिलता है, आपको मुख्तलिफ कंपनीज का, मुख्तलिफ लेवल्स की कंपनीज का, छोटी बड़ी कंपनीज का आपको एक्सपीरियंस मिलता है, जो कि आपको इवन आप टैक्स का नॉलेज मिलता है। तो आप जो अगर स्पेसिफिक इंडस्ट्री में होंगे तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा बाउंड हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो है उसमें। सर थैंक यू। अच्छा, एक और सवाल ये है कि अगर कोई प्री मेडिकल करके आया हो तो वो सीए कर सकता है?
जी बिल्कुल कर सकते हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने मेडिकल में किया और उसके बाद उन्होंने आके सीए में एडमिशन लिया। मैं खुद जो है मैंने प्री इंजीनियरिंग की हुई थी, खैर उसमें मैथ्स था, लेकिन मेरा जो सीए का बना था, प्लान बना था, वो इंटर में ही आके बना था। तो मेरे ख्याल में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने इससे पहले क्या किया हुआ है। जब आप सीए में आते हैं तो आपकी जो सिस्टम आ गया एएफसी सिस्टम, उसमें आपको ब्रीफली इंट्रोडक्शन वाले कुछ चैप्टर्स हैं, कुछ पेपर्स हैं, तो वहां से आपको पूरा का पूरा सीए का अंदाजा हो जाता है। और मेरे ख्याल में जो मेडिकल स्टूडेंट होते हैं, और मेरा जो देखा है मैंने, मेडिकल वाले स्टूडेंट जो है वो ज्यादा कामयाब होते हैं। उसकी वजह क्या होती है कि वो रिलैक्स नहीं होते। वो जो मैंने कहा ना, डेडिकेशन एंड कंसिस्टेंसी, वो उनको होता है, उनको डर भी होता है। मेडिकल की फील्ड से वो ज्यादा मेहनत करते हैं, वो ज्यादा कामयाब भी होते हैं। मैं भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि हमने भी अपने कैंपस में ही देखा है कि जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा पढ़ने की तरफ उनका रुझान होता है, तो उनका सीए की तरफ ज़्यादा हमने ऑब्जर्व किया है कि वो ज़्यादा सक्सेसफुल सीए बने हैं। इसके अलावा जी किसी ने क्वेश्चन पूछा कि सर स्टडी आईकैप की बुक से करनी चाहिए या फिर इंस्टीट्यूट जो बुक देता है उससे करनी चाहिए? डिपेंड करता है आपका टीचर आपको क्या सजेस्ट कर रहा है। फाइनल के लेवल पे तो इंटर के लेवल के ऊपर मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप टीचर्स को बुक ही रिकमेंड करनी चाहिए, आईकैप की बुक पढ़ाना वहां से चाहिए। उसके लिए वो जो है एग्जांपल्स या क्वेश्चंस वगैरह अगर वो लेना चाहे किसी और बुक से ले सकता है। और आईकैप ने खुद बुक्स लिखी हुई है, उसमें सारा सिलेबस, उसमें सीक्वेंस लिखा हुआ है, वो करना चाहिए। लेकिन स्टिल मैं कहता हूँ कि टीचर को फॉलो किया जाए, टीचर क्या कह रहे हैं। अच्छा, एक और ये स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि क्योंकि हमने प्री मेडिकल किया हुआ है तो फाइनेंस पढ़ सकते हैं, हमारे लिए मुश्किल तो नहीं होगा? जी, जैसे मैंने सर बताया कि वो मेडिकल वाले स्टूडेंट्स जो होते हैं वो आपने बता दिया, वो कहते हैं कर सकते हैं। और वैसे भी आपको बात बता दूं, मेडिकल जो हमने फाइनेंस जो है एफएससी में कहीं, मैट्रिक में कहीं भी नहीं पढ़ा होता। ये एक मिसकंसेप्शन है कि अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो आप जो है वो सीए में मैथ्स है, मैथ्स इज नॉट मैथ्स। फाइनेंस किसी ने नहीं पढ़ा होता अनलेस अनटिल आईकॉम हो। और मैं ये सजेस्ट करता हूँ मतलब आईकॉम या उससे भी ज्यादा बेहतर जो है वो एफएससी प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग जो है वो स्टूडेंट्स इसलिए होते हैं कि जो हमारा कॉलेज का सिस्टम है, जो मुझे अपना याद है, अभी मुझे नहीं कर पता, मैट्रिक में जो है वो कंपैरेटिवली बहुत आसान है, और फौरन से जो है वो टेस्टिंग जो है वो सख्त हो जाती है एट इंटरमीडिएट लेवल। तो जो एफर्ट लेवल हमें इंटरमीडिएट पे चाहिए होता है, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर जो आपने मेहनत अपने एफएससी में की थी, अगर आप वही मेहनत कैरी करेंगे सीए में तो आप नहीं रहेंगे। चला फिर एक और सवाल ये है कि ये अरहम पूछ रहे, अरहम इरफान के सीए जो है वो बहुत मुश्किल है और काफ़ी लोग आधा सीए करके छोड़ देते हैं, तो अगर वो सीए में एंटर हो जाए और बाद में ना हो सके तो फिर सारा टाइम बर्बाद हो जाता है। सर मैं वही कहूँगा, ये तो आधे में छोड़ देते हैं वो लोग वही होते हैं जिन्होंने प्रोफेशन जो है वो बाय चॉइस नहीं लिया होता। मेरे ख्याल में उसमें से 90-95% लोग वही होते हैं। आप ये सोचते ही क्यों है जब आप एक सीए में आ रहे हैं, मैंने आप शुरू में बता दिया, सीए में आ गए, ये सोच क्यों रहे हैं आप कि ये आधा रह जाएगा? मतलब वो आप आज के दौर के बच्चे, आप हमारे पेरेंट्स की तरह नहीं है वो सोचेंगे कि नहीं होगा। आपको तो कहना चाहिए कि यार मैं आऊंगा और मैं करूंगा सीए, सारे लोग करते हैं। बी कॉन्फिडेंट, मेहनत करें और दुआ करें, सब होता है। इसमें एक और क्वेश्चन ये है सर कि आर्टिकलशिप का, ये फुरकान अहमद पूछ रहे हैं कि आर्टिकलशिप के दौरान हमें स्टडी भी करनी होती है, तो ये हमें कोई एकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए या हम इसके बगैर भी कर सकते हैं? सर डिपेंड करता है वहाँ पे। जब आप फाइनल में आते हैं, सीए फाइनल में, सीए फाइनल के बहुत सारे पेपर्स आप खुद भी पढ़ लेते हैं। जैसे टैक्स आप खुद पढ़ लेते हैं, समटाइम्स स्टूडेंट्स खुद पढ़ लेते हैं, कुछ लोग क्लासेस लेते हैं। कुछ पेपर्स हैं जैसे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बिजनेस फाइनेंस डिसीजंस, ये पेपर होते हैं। उसके अलावा अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग पेपर होता था। वहाँ पे आपको थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए होती है। तो अगर आप क्लासेस का आपके पास टाइम है तो आप जरूर लें। उससे आपको ये होगा कि आपको गाइडेंस बहुत अच्छी मिलेगी। अगर आपके पास क्लासेस नहीं भी हैं तो आप कुछ ऐसे पेपर्स भी हैं जो आप खुद स्टडी, जैसे आप कॉर्पोरेट लॉ खुद पढ़ सकते हैं, टैक्स आपके चैनल से होते हैं, वहाँ पे खुद पढ़ सकते हैं। बाद में पहले भी दिया कि मैथ्स इसमें नहीं होता, आप फिर अगर इसका जवाब दे दें। सर कैलकुलेशंस वो कहना चाहिए, मैथमेटिक्स नहीं, कैलकुलेशंस का डिपेंड
डिपेंड करता है सब्जेक्ट कौन सा है। कुछ थ्योरी के सब्जेक्ट्स भी हैं, बिजनेस कम्युनिकेशन, इंग्लिश वगैरह, ये थ्योरी के सब्जेक्ट्स हैं। इसमें काफी सारे सब्जेक्ट्स हैं, वो आपके कैलकुलेशन हैं, जैसे आपका टैक्स, काउंटिंग के डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं आपके। उसके अलावा ऑडिट अगेन थ्योरेटिकल है, लेकिन वो आपकी लिंक करता है आपकी अकाउंटिंग के साथ। इसी तरह फाइनेंशियल मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो मिक्स है ये, कह सकते हैं। मोस्टली जो है 60-70% जो है वो कैलकुलेशन है और 30% जो है। सही। और एक और क्वेश्चन है उसामा की तरफ से कि ये सीए के लिए फॉरेन कंट्रीज में, यूरोप में भी जॉब्स वगैरह होती हैं या सिर्फ पाकिस्तान में जॉब कर सकते हैं? जी बिल्कुल होती है। आपको ये है पुराना, मेरे पास इन फिगर्स हैं 3-4 साल पुरानी। हमारे जो मेंबर्स हैं उसमें से 25% लोग जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर हैं, तो अभी इससे ज्यादा हो गए। उसमें से काफी बड़ा पोर्शन जो है मिडिल ईस्ट में भी है, और इसका हाफ पोर्शन जो है वो यूरोप में भी है, कनाडा, यूरोप। जी अस्सलाम वालेकुम राफी साहब। जी सर। अब मुझे मेरी आवाज आ रही है, आपको सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल सर, आपकी आवाज क्लियर आ रही है। अच्छा, अब्बास साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत बेहतर अंदाज से एक्सप्लेन किया और अपनी स्टोरी भी शेयर की। और जिस तरह आपने बताया कि आप स्पोर्ट्स में ज़्यादा इन्वॉल्व थे, तो स्पोर्ट्स वाले बेचारे तो ऐसे नहीं कर पाते। मैं आपको ट्रिब्यूट पेश करता हूँ कि आप स्पोर्ट्स के साथ सीए कर गए। आप अक्सर देखेंगे जो बहुत कम लोग होते हैं जो स्पोर्ट्स के साथ अच्छी अपनी स्टडीज को भी लेके चलते हैं, और जितने स्पोर्ट्समैन पाकिस्तान में एटलीस्ट आपको मिलेंगे वो पढ़े लिखे नहीं होंगे। तो एक्सेप्शन इमरान खान है, रमीज राजा है, इस किस्म के लोग होते हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो मैं चाह रहा था कि मैं उस पर अपना इनपुट भी दे दूं। तो उसमें पहला तो ये है कि जी बहुत मुश्किल है और छोड़ जाते हैं दरमियान में। तो अगर आप मैट्रिक और इंटरमीडिएट का बोर्ड का रिजल्ट चेक करें किसी भी इदारे का, तमाम स्टूडेंट्स जहाँ जिस बोर्ड से भी हैं, कोई वो 58-59% के करीब होता है, इससे ज्यादा नहीं होता। तो कुछ लोग हैं जिनसे मैट्रिक भी नहीं होती, इंटरमीडिएट भी नहीं होता, वो भी तो आधे छोड़ के चले जाते हैं। तो मुश्किल और आसान चीज जो है वो रिलेटिव होती है, हर एक बंदे के लिए अलग अलग होती है। आप हिम्मत कर ले तो दुनिया में कोई चीज मुश्किल नहीं होती, और अगर आप हिम्मत नहीं करते तो हर चीज मुश्किल होती है। मैट्रिक भी मुश्किल है, इंटरमीडिएट भी मुश्किल है। अब ये जो तकरीबन मेरे ख्याल में लेटेस्ट 14,000 के करीब जो है ना वो मेंबर्स हैं, मेरा ख्याल है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी की। तो वो जो इतने लोग बने हैं जिन्होंने सीए क्वालिफाई किया है, वो भी तो उस कैटेगरी में है। तो हमें उनको अपना आइडियल बनाना चाहिए, और हम सीए करते हुए ये सोचें कि हमने इनमें शामिल होना है, ना कि उनमें शामिल होना है जो लोग जो है फेल हो चुके हैं और दरमियान में वो भाग जाते हैं या छोड़ जाते हैं। और अच्छा, एक और मिसकंसेप्शन भी है, स्टूडेंट्स पूछते हैं कि देखें जी, अगर हमने अपने जिंदगी के 5-6 साल लगा दिए और हमारा आखिरी एक पेपर जो कि जिसको कैप कहते हैं, यानी वो भी ना हुआ, तो फिर हम दोबारा एफएससी पे आ जाएंगे। लोग इस तरह से उनको मिसगाइड करते हैं, तो ऐसा नहीं है। तो अगर आपका, बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त हैं, स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं जानता हूँ, जिनका 1 या 2 पेपर रहते हैं, और वो दुबई में हमारे दोस्त हैं सजाद साहब, और वो मेरे ख्याल में 1 आध पेपर उनका रहता है। तो वो इस वक्त जो है ना वो 1 मिलियन से ज्यादा सैलरी ले रहे हैं, ड्यू टू उनका एक्सपीरियंस इतना ज्यादा है। वो उनका तकरीबन 15-16 साल का एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री का, और खास तौर पे गल्फ कंट्रीज का। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपका 1 या 2 पेपर रह जाते हैं तो आपको दोबारा एफएससी के लेवल पर खड़ा कर देते हैं। तो मैं तो ये समझता हूँ कि अगर 1-2 पेपर आपके रहते भी हों, फर्ज करें, तो आप एक एमबीए से, इंजीनियर से, एक एमबीबीएस से ज्यादा अर्न कर सकते हैं इस प्रोफेशन। लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा कि हमें फोकस करना चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। अगर 14,000 लोग पहले हमसे चल के एक रास्ता बना चुके हैं और वो मंजिल पे पहुंच चुके हैं, तो हम क्यों नहीं पहुंच सकते? राफी साहब, एक क्वेश्चन और भी था कि जी बुक्स क्या करें। तो बेटा, ये जो सीए की स्टडी है वो टोटल हर सब्जेक्ट में जो उसकी फैकल्टी है उसको फॉलो किया है। अब फर्ज करें कोई टीचर टेक्स्ट पढ़ाते हैं, जैसे अब्बास साहब बैक में टेक्स्ट पढ़ा रहे हैं हमारे पास, तो इनकी चॉइस, इन्होंने नोट से फॉलो करना है, इन्होंने स्टडी टेक्स्ट से कराना है, प्रैक्टिस मटेरियल जो है, प्रैक्टिस करने का जो मटेरियल है वो उन्होंने खुद डेवलप किया हुआ आई कैप से। वो टीचर ही आपको हर सब्जेक्ट का बेहतर गाइड करता है, और जो टीचर आपको कहे आप उसको फॉलो करें। और एक मिसकंसेप्शन यहाँ पे ये भी होती है, जो नए स्टूडेंट आते हैं वो अपने सीनियर से, जो इमीडिएट सीनियर होते हैं उनसे पूछते हैं, तो वो ज्यादा उनको बेहतर तौर पे नहीं बता पाते, क्योंकि उनका एक पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, जबकि टीचर है उनके 20-20 साल के एक्सपीरियंसेस हैं।
तो वो ज्यादा बेहतर गाइड कर सकते हैं। जी राफिज साहब, ओवर टू यू। जी अगर कोई स्टूडेंट्स हमारे जो हैं, सॉरी, कोई स्टूडेंट्स अगर हमारे जो शकीब हैं और साथ में हमारे रिस्मा हैं, अगर बच्चे उनसे भी पूछना चाहते हैं तो वो आप उनसे पूछ सकते हैं। जी, फातिमा सुल्तान ने हाथ रेस किया हुआ है, आप फातिमा क्वेश्चन पूछ सकती हैं प्लीज। सर सर मेरा आपसे एक क्वेश्चन था। मेरे दो सवाल हैं। एक पहला सवाल मेरा ये है कि जो इस फील्ड में जाते हैं स्टूडेंट्स, उनके जब उन्होंने इंटर्नशिप के लिए या फर्म्स में अप्लाई करते हैं तो सबकी कोशिश होती है बिग फोर्स में जाने की। सर आप मुझे पहले बता सकते हैं कि इनकी रिक्वायरमेंट्स क्या लें या मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, किन स्टूडेंट्स को प्रेफर किया जाता है? क्योंकि मैंने इस तरह से भी र्यूमर्स सुनी है कि मतलब आपकी जो है कनेक्शन होने चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा फेवर दी जाती है और मेरिट पे ही स्टूडेंट्स को लिया जाता है, तो इस बारे में आप प्लीज बता दें। अच्छा, इसमें ये है, खैर मैं ये नहीं कहूँगा कि फेवर का सिस्टम या सिफारिश का सिस्टम पाकिस्तान में नहीं है, वो हर जगह पे है, हर लेवल पे है। लेकिन मैंने आज तक किसी ऐसे स्टूडेंट को नहीं देखा कि जो सीए के स्टूडेंट को जो कि डिजर्व करता हो वो फर्म में ना हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो लोग आउटसाइड होते हैं, जो उनको अच्छी फर्म भी मिलती है, और अगर आप हैं तो उसमें रेफरेंस वाला एक है, कॉन्सेप्ट है, और वो हर जगह है। लेकिन वो मैं कहूँगा कि सीए में आके उसका मैग्नीट्यूड बहुत कम हो जाता है। मैं कहूँगा 25% या 20% पे आ जाता है। बाकी आपका कैलिबर में अगर आपका नहीं है, आप उस क्राइटेरिया बीट नहीं कर रहे, तो फर्म्स जो है वो नहीं लेती रेफरेंस। और दूसरा क्वेश्चन आपका फातिमा? तो दूसरा सवाल मेरा ये थोड़ा सा हटकर है, अगर आप प्लीज मुझे इस बारे में बता दें। सर अब मैं फॉरेन एक्टर हूँ, मुझे 2 एक्स्ट्रा लैंग्वेजेस भी आती हैं, उर्दू और इंग्लिश से हटकर। तो सर इस चीज का मुझे कहीं सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट की फील्ड में कहीं मुझे इस चीज का कोई फायदा है? इसका बेनिफिट खैर स्टडी में तो मुझे कहीं नजर नहीं आता, लेकिन आप अगर जब ऑडिट में जाते हैं तो अगर आपके पास वो लैंग्वेजेस है, लोकल लैंग्वेजेस आपको आती हैं, तो आपका उस लैंग्वेज का बेनिफिट होता है। इसका बेनिफिट आपको जॉब में भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपको कौन सी लैंग्वेज आती है। अगर उस कंट्री में किसी फॉरेन कंट्री की लैंग्वेज अगर आपको आती है, अगर आपको जॉब, उसका बेनिफिट आपको मिल सकता है, जॉब या प्रोफेशन मिल सकता है स्टडी में। ऐसा ठीक है, थैंक यू। अच्छा, एक और भी हैं जिन्होंने हाथ रेस किया हुआ है, गैलेक्सी ग्रैंड प्राइम प्रो। अगर आप पूछना चाहते हैं क्वेश्चन तो आप प्लीज अनम्यूट कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने ये पूछना था कि मैंने बहुत सारे लोगों को जब मैंने गाइडलाइन ली तो वो कहते हैं कि आप कैफ के बाद जो भी लेवल पढ़ना है वो आप सिर्फ लाहौर की टीचर से पढ़ें, क्योंकि वहाँ पर ही वो सारी फैकल्टी है जो आपको सही से पढ़ा सकती है। तो क्या ये ज़रूरी है कि आर्टिकलशिप भी लाहौर ही में की जाए? पिंडी इस्लामाबाद में कोई अच्छी जगह नहीं है, और कैफ के बाद वाले लेवल भी लाहौर ही से पढ़े जाएं? मेरा नहीं ख्याल। मैंने इवन सिंगल सब्जेक्ट भी लाहौर से नहीं पढ़ा, और मेरे बहुत सारे दोस्त हैं क्वालिफाइड, उन्होंने सिंगल सब्जेक्ट भी लाहौर से नहीं पढ़ा। तो ऐसा कुछ नहीं है। ये है कि पैक जो है उसका बहुत बड़ा नाम है लाहौर में, उसका एक्सपीरियंस है, वो एक फैक्टर है। लेकिन मैंने यहाँ पे जो पिंडी इस्लामाबाद के लोग हैं उनको यहाँ पे क्वालिफाई करते हैं, यहाँ पे भी अच्छे स्टूडेंट्स हैं, अच्छे टीचर्स हैं यहाँ पे फाइनल लेवल्स पे। जी, और सर मैंने ये पूछना था कि मैंने एक इंडिया के सीए का देखा था लेक्चर, तो वो ये कहे थे कि आर्टिकलशिप के दौरान उन्हें मतलब क्लाइंट्स की तरफ से कैसा प्रोजेक्ट दिया गया था विच वाज हाईली पेड, बट उन्होंने अपनी पढ़ाई की वजह से उसे छोड़ दिया। तो क्या मतलब इस तरह आर्टिकलशिप के दौरान जो आपको दिए जाएं प्रोजेक्ट्स वो लेने चाहिए या नहीं? मेरे ख्याल में आपका प्राइम फोकस होना चाहिए आर्टिकल के दौरान भी, और जब तक आप नहीं कर देते वो अर्निंग नहीं होना चाहिए, वो आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। क्योंकि टेम्परेरीली आपको एक प्रोजेक्ट अच्छा मिल गया, वहाँ पे आप अर्न तो कर लेंगे। अगर आपने उसके ऊपर अगर 6 महीने साल जाया कर दिया तो आपको वो जो ब्रेक है वो ब्रेक आ जाएगा, कंसिस्टेंसी का ब्रेक आ जाएगा, वो आपको बड़ा हर्ट करेगा। तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि फर्म के जब तक आप क्वालिफाई नहीं करते, आपका फोकस जो है प्राइमरीली फोकस जो है आपका स्टडीज पे होना चाहिए। ओके सर, थैंक यू। इसमें एक और क्वेश्चन मलाइका ने पूछा हुआ है कि सीए जो है वो अपनी फर्म्स या कंपनीज ओपन कर सकते हैं, तो वो फर्म्स या कंपनीज क्या करती हैं? फंड्स ओपन कर सकते हैं, फंड्स या कंसल्टेंसी की जो है कंपनी ओपन कर सकते हैं। फंड्स जो है वो क्या सर्विसेज दे सकती है, वो ऑडिट की सर्विसेज भी दे सकती है, वो टैक्स की सर्विसेज भी दे सकती है, जैसे फर्म्स हैं जिसमें आप आर्टिकल भी करते हैं, और कंसल्टेंसी सर्विसेज भी दे सकती हैं। उसके अलावा जो ऑडिट की सर्विस, ऑडिट को जो प्रेफर नहीं करते, वो क्या करते हैं, वो सिर्फ कंसल्टेंसी कंपनी बना लेते हैं, प्राइवेट लिमिटेड। ऑडिट के लिए आपको जरूरी है कि आप फर्म हो आपके पास, आईकैप के पास आप रजिस्टर्ड हो,
अगर आप ऑडिट नहीं करना चाहते तो कंसल्टेंसी वगैरह करना चाहते हैं, उसके लिए आप सिंपल प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा, अब हमारे साथ दो अदर स्टूडेंट्स हैं, रिज़मा और शाकिब। मैं उनसे भी कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं शाकिब से पूछना चाहूँगा कि उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पर AFC करके। AFC में उन्होंने कितनी मुश्किलात फेस की, पढ़ने का प्रेशर कैसा था, और अब AFC करने के बाद वो कैफ लेवल में आके क्या डिफरेंस फील कर रहे हैं। तो प्लीज शाकिब। सर मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। जब सर मैं स्टार्ट मेरी सर प्री इंजीनियरिंग की थी, तो प्री इंजीनियरिंग के बाद सर मैंने बहुत सी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज में टेस्ट दिया, वहाँ पे मेरा एडमिशन भी हो गया। लेकिन ये मैंने इस वजह से चूज किया था क्योंकि अगर आप इंजीनियरिंग करेंगे तो आपकी जो स्टार्टिंग अर्निंग होगी और जब आप CA क्वालिफाई होंगे तो उनमें आसमान जमीन का फर्क होता है। आप जब इसके अलावा जब मैं जब स्टार्ट कर रहा था तो इंसान के दिमाग में ये चीज होती है कि क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग की नहीं थी और मैंने अकाउंटिंग को कभी जिंदगी में हाथ भी नहीं लगाया था, तो मैंने समझा शायद मुझे स्टार्ट में मुश्किल हो। लेकिन जो AFC में होती है वो आपको सारे सब्जेक्ट में बेसिक्स सिखाई जाती हैं बिल्कुल स्टार्ट से। और अगर आप AFC को बाकी लेवल के साथ कंपेयर करें CA के, तो ये सबसे आसान लेवल है। इसकी पासिंग रेशियो भी बहुत अच्छी है और मैक्सिमम 6 मंथ लेता है ये AFC। आप 6 मंथ के अंदर AFC आराम से क्लियर कर सकते हैं। कुछ आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स हो तो वो 3 मंथ में भी क्लियर कर जाते हैं। और आपको कितना डिफिकल्ट लगा ये जब आप AFC कर रहे थे? तो आपको लगा कि बहुत मुश्किल है? स्टार्ट में सर डिफिकल्ट लगा था कुछ मंथ, 1 मंथ, क्योंकि एडजस्ट होने में टाइम लगता है। क्योंकि QMS जो सब्जेक्ट है QMS, उसको मैं कहूँगा कि वो थोड़ा मुश्किल है। उसके लिए आपको प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ती है। और फंक्शनल इंग्लिश एक सब्जेक्ट है, वो सिंपल है बिल्कुल, जैसे हम मैट्रिक और FSC में हमने इंग्लिश पढ़ी है उसी तरह। इसके अलावा बिजनेस कम्युनिकेशन है, वो भी थ्योरेटिकली एक सब्जेक्ट है फुल, और उसमें भी आपको बस कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ते हैं आपके। और IT है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसके बारे में सर भी बता रहे थे। वो उसमें ये है कि आपको एक्सेल, पावर पॉइंट और इसमें आपकी ग्रिप होनी चाहिए। और AFC बाकी कैफ लेवल से इस वजह से आसान है कि इसमें MCQs बेस्ड पेपर होता है। स्टार्ट में डिफिकल्टी होती है, लेकिन जैसे टाइम गुजरता जाता है आप एडजस्ट कर जाते हैं। सही। अच्छा, सर शायद मैं रिज़मा भी इधर बैठी हैं, तो उनसे भी मैं यही क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि रिज़मा, आप ने AFC किया और आप किस बैकग्राउंड से आई थी, और AFC करना आपको फिर कितना डिफिकल्ट लगा? फैमिली प्रेशर था आपके ऊपर जब आपने CA में एडमिशन लिया? तो जरा एक्सप्लेन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा जो बैकग्राउंड था वो OA लेवल से था, और मैं ऑलरेडी ये अकाउंटिंग इकोनॉमिक्स से बहुत फेमिलियर थी, क्योंकि मैंने O लेवल्स में भी यही सब्जेक्ट्स रखे थे, कॉमर्स ग्रुप, और A लेवल पे भी मैंने अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, बिजनेस एंड मैथ्स रखा हुआ था, तो वो मैं क्लियर करके आई थी। तो इसलिए मेरा शुरू से ही, मतलब जब मैंने O लेवल स्टार्ट किया था और फिर A लेवल्स में हमें ICAP का विजिट भी कराया था, तो तब से ही मैंने अपना माइंड बना लिया था कि मैंने CA की तरफ ही जाना है। मेरा बैकग्राउंड ही इस तरफ से था, तो मैंने अपनी फील्ड छोड़ी नहीं, मैंने अपनी फील्ड कंटिन्यू रखी, और मैं इसी पे चलती जब मैंने AFC स्टार्ट किया अपना, तो फिर मैंने स्कैन से भी देखा था, और मुझे पैक का एनवायरनमेंट भी अच्छा लगा था, और वैसे भी मेरे ऑलरेडी 2-3 सीनियर्स जो थे वो पैक से पढ़ रहे थे, तो इसलिए फिर मैंने पैक चूज किया ताकि मैं उनके साथ ही लग जाऊं, और मैं कंफर्टेबल भी रहूंगी उनके साथ, इस बजाय इसके कि मैं एक नए सिरे से स्कैन ज्वाइन करूं। और बाकी अगर मैं बात करूं AFC की, तो AFC में मैंने IT तो कभी मतलब पढ़ी थी 767 में, तो मुझे बिल्कुल कुछ भी नहीं आता था IT का। और सर हमारे को तो मैं बार बार यही कहती थी कि सर मुझे एटलीस्ट 6 मंथ्स चाहिए IT का पेपर पास करने के लिए, क्योंकि मुझे बिल्कुल
आता ही नहीं है। तो सर ने कहा नहीं आप, और इस डर से ही शायद मैंने अपना पेपर 3 मंथ्स में ही क्लियर कर लिया कि मुझे आईटी से इतना डर मेरे अंदर था कि भाई आईटी नहीं आती और इस पे बहुत ज्यादा फोकस करना है मैंने। बाकी इंग्लिश भी आसान था क्योंकि वैसे ही ओ लेवल्स या ए लेवल्स के बच्चे के लिए तो इंग्लिश ये वाली कुछ थी नहीं, एमसीक्यू बेस्ड पेपर होता है। और सर हामिद ने भी अच्छा खासा गाइड किया हुआ था। बाकी बिजनेस कम्युनिकेशन में बिजनेस ऑलरेडी पढ़ के आई हुई थी और बिजनेस कम्युनिकेशन स्लाइटली उससे डिफरेंट है क्योंकि उसमें कम्युनिकेशन के बारे में बताते हैं और बिजनेस जो मैंने पढ़ा हुआ था वो ओवरऑल बिजनेस था, जो इकोनॉमिक्स का एक पार्ट होता है ओवरऑल बिजनेस। तो बस उसमें, लेकिन वो एमसीक्यू बेस्ड पेपर था तो वो भी आसान ही था। कोई भी चीज मुश्किल नहीं है अगर आप ये ठान लें कि आपने करना ही करना है इसमें। बस सर। थैंक यू रिस्मा। एक क्वेश्चन हमारे पास हैंड रेज किया हुआ है, ये Huawei Y7 प्राइम जो है, आप प्लीज अपना क्वेश्चन पूछें और अपना नाम भी काइंडली बता दें। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सर, मेरे 2 क्वेश्चंस थे। द फर्स्ट वन इज दैट कि आप मुझे बताइए गर्ल्स के लिए सीए में स्कोप है? जैसा कि हमें पता है कि पाकिस्तान जो है वो इतना इंटरमिक्स जेंडर नहीं है, लाइक पाकिस्तान जो है वो सपोर्ट नहीं करता। गर्ल्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा लाइक होती हैं और बॉयज़ जो हैं वो लाइक डिफरेंट पर्सनालिटीज़ होते हैं। तो सीए जैसा कि एक लाइक मेंस की जॉब है, लाइक फीमेल्स जो हैं इसमें ज़्यादा हैं, तो मुझे बताइए कि क्या गर्ल्स को ये करना चाहिए? और सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि मैंने 2-3 जगह से ये सुना था लाइक कि सीए के अंदर आपको सूदी काम होता है, आपको इंटरेस्ट पे किया जाता है, लेकिन वो तो हमारी एक अपनी होती है ना, लाइक हम अगर अर्न कर रहे हैं तो हम किस बेस से कर रहे हैं। तो आप मुझे ये भी बताइए कि क्या इसके अंदर इंटरेस्ट है? क्योंकि बीइंग अ मुस्लिम हमने दोनों चीज़ों को देखकर चलना होता है कि हमारा मजहब हमें किस चीज़ की इजाज़त देता है और हमारा मजहब किस चीज़ से रोकता है। तो आप मुझे इस बारे में जो है ना ये 2 क्वेश्चंस का मेरा काइंडली आंसर कर दीजिए। थैंक यू सो मच। अच्छा, इसमें स्कोप गर्ल्स का है या नहीं है, इसमें मैं आपको सिर्फ एक लाइन में एग्जांपल दे देता हूँ। जो सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल्स और मेरिट सर्टिफिकेट है वो फर्स्ट है एक मेल के, और उसके बाद जो सेकंड नंबर पे है वो फीमेल है। मारी पेट्रोलियम में उनकी वो एज ए हेड ऑफ फाइनेंस जॉब करेंगे। तो स्कोप का ही एक बस एग्जांपल है। तो बिल्कुल है, स्कोप है गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज है। सेकंड आपका इंटरेस्ट का है, ये क्वेश्चन जो है इसका मैं उस तरह से आंसर नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पास इतना इस्लामिक नॉलेज नहीं है। सिर्फ इसका मैं ये कहूँगा, मुझे डॉक्टर इसरार की एक बात याद है। वो कहते थे कि इस इकोनॉमी में, जो करंट हमारी इकोनॉमी चल रही है, ये पूरी इकोनॉमी ही इंटरेस्ट बेस्ड है। ठीक, अभी जो है आपका बहुत ज्यादा, ये पुरानी बात करूँ मैं, जब डॉक्टर साहब कहते हैं कि ये पूरी इकोनॉमी इंटरेस्ट बेस्ड है, इससे आप इंटरेस्ट से बच पाएंगे ये नामुमकिन है। उस वक्त की बात है, नामुमकिन है। किसी भी प्रोफेशन में आप हो, इनडायरेक्टली आप इंटरेस्ट से नहीं बच पाएंगे। हाँ, आप डायरेक्टली, उन्होंने कहा था कि इस वक्त में यही सबसे बेहतर अप्रोच है कि आप डायरेक्टली इंटरेस्ट में इन्वॉल्व ना हो, सूद में आप इन्वॉल्व ना हो, तो वो आपके पास बिल्कुल ऑप्शन होता है सीए में, आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। अच्छा, कुछ और भी हाथ रेज हुए में, उससे पहले मैं एक क्वेश्चन सर शाहिद से करना चाहूँगा। सर, आपका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है सीए के स्टूडेंट्स को पढ़ाने का, और आपके सामने भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं जो कि कोई मैट्रिक के बैकग्राउंड, कोई प्री मेडिकल के बैकग्राउंड से आया होता है, कोई इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड से आया होता है। तो आप उन्हें क्या गाइड करते हैं कि किस तरह से सीए वो लेकर चलें, और ख़ासतौर पे अकाउंटिंग जो है वो कितनी डिफ़िकल्ट है? अगर जो लोग अकाउंटिंग से डरते हैं तो उनको आप किस तरह से गाइड करते हैं कि अकाउंटिंग कैसे क्लियर हो सकती है? थैंक यू अब्दुल राफी साहब। इसमें देखें, अल्हम्दुलिल्लाह पिछले तकरीबन को 9-10 साल से मैं जो है वो इसमें सीए में पढ़ा रहा हूँ, और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे पढ़ के आगे गए। पहली बात तो ये है कि सीए के लिए ये कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है कि आपने लाजमी तौर पे कोई एसएससी की हुई है, प्री मेडिकल है, प्री इंजीनियरिंग है, या जी आपका आई कॉम होना चाहिए या बी कॉम होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है।
आपका जो भी बैकग्राउंड है एटलीस्ट आपने इंटरमीडिएट किया हुआ होना चाहिए, क्योंकि सीए में जो आपका सब्जेक्ट स्ट्रक्चर है वो सीए ने मतलब ICAP ने इस तरह से डिजाइन किया हुआ है कि जब बच्चा सीए के लिए एंटर होता है करने के लिए, तो जितने उसको एसेंशियल स्किल्स चाहिए होती हैं जिन जिन सब्जेक्ट की, वो सारे सब्जेक्ट जो हैं वो स्टेप बाय स्टेप उसके सिलेबस के अंदर इंक्लूड होते चले जाते हैं। अब पहले अगर मैं AFC लेवल में बात करता हूँ तो AFC लेवल के अंदर जो है वो QMS का सब्जेक्ट है। अब जिन बच्चों ने प्री मेडिकल किया हुआ है वो यहाँ पे आके QMS पढ़ सकते हैं। जिन बच्चों ने FSC प्री इंजीनियरिंग की हुई है वो यहाँ मैथमेटिक्स के साथ स्टैटिस्टिक्स को भी देखते हैं। अब जिन बच्चों ने ICOM वगैरह किया हुआ होता है उन्होंने क्योंकि फाइनेंशियल मैथमेटिक्स पढ़ी हुई होती है तो इस QMS के अंदर उन्हें भी फायदा होता है कि वो बेसिक मैथमेटिक्स को भी देखते हैं प्लस स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन भी देखते हैं जो वो ऑलरेडी ICOM वगैरह में पढ़ आए हैं। तो इसलिए सबसे पहली बात तो ये है कि आप जिस मर्जी फील्ड से आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है आप सीए कर सकते हैं। तो ये इसकी सबसे अच्छी खूबी है, सबसे बड़ी खूबी है। दूसरी बात जो सीए करने के लिए है, तो मैं पहले दिन जब क्लास में एंटर होता हूँ तो पहले दिन मेरी एक ही बात होती है बच्चों से कि सीए के लिए बस 2 चीजें चाहिए, डिटर्मिनेशन और कंसिस्टेंसी। तीसरी चीज कोई नहीं है। आप हार्ड वर्किंग नहीं है, मतलब आप जो है वो रोजाना 5-5, 10-10 घंटे नहीं पढ़ सकते हैं, तो सीए आपको कंपेल नहीं करता, फोर्स नहीं करता कि आप रोजाना 10-10 घंटे पढ़ें। आपने जो काम क्लास में क्लास वर्क के तौर पे मिला वो आप घर जाके रिवाइज किया और उसके साथ जो आपको होमवर्क मिला, अगर आप ये 2 काम रोजाना कर लेते हैं कंसिस्टेंटली तो सीए के पेपर पास करना मुश्किल नहीं होते, सीए के पेपर को पास करना आसान है। दूसरा जो बात है अकाउंटिंग से रेलेवेंट, तो देखें अकाउंटिंग लोग बाज़ औक़ात इसको कंसिडर करते हैं कि ये मैथमेटिक्स की तरह की कोई चीज है, ये ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली अकाउंटिंग अगर मैं इसको बहुत सादे से लफ्जों में एक्सप्लेन करूँ ना तो दीज आर रूल्स एंड रेगुलेशन। आपको रूल्स एंड रेगुलेशन सिखाए जाएंगे। जैसे हम किसी भी फील्ड में जाते हैं और उस फील्ड में जाके हमें उसके रूल्स एंड रेगुलेशन सीखने होते हैं, ये भी बिल्कुल ऐसा ही है, ये मुश्किल नहीं है। इसीलिए जब आप बच्चा स्टूडेंट कैफ लेवल में आता है, बच्चे क्वेश्चन 1 मिनट बात कर लीजिएगा आप। जब स्टूडेंट कैफ लेवल में आते हैं तो सबसे पहले लेवल के ऊपर उन्हें इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पढ़ाई जाती है, बेसिक लेवल की अकाउंटिंग। अब जिन बच्चों ने पढ़ी हुई होगी अकाउंटिंग उन्हें भी फायदा होगा और जिन लोगों ने नहीं पढ़ी होगी उन्हें भी फायदा होगा। फिर जब वो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का लेवल कंप्लीट कर लेते हैं, ये सब्जेक्ट पास कर लेते हैं, तो नेक्स्ट लेवल में फिर वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 1 पढ़ते हैं। अब क्या होता है, जो चीजें उन्होंने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में पढ़ी उनमें से ऑलमोस्ट तकरीबन सारे की सारी सिवाय चंद एक टॉपिक्स के वो सारी FAR 1 के अंदर आके रिवाइज हो रही होती हैं और प्लस नई चीजें भी इंक्लूड हो रही होती हैं। इसी तरह से फिर कैफ लेवल में ही 3rd स्टेप रखा गया फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 2। तो अब यहाँ पे आके आपने जितना FAR 1 में पढ़ा हुआ है ये उससे थोड़ा सा एडवांस लेवल हो गया। तो आपको पहले से अकाउंटिंग का आना जरूरी नहीं है फॉर सीए। सीए में आपके लिए सब्जेक्ट को स्ट्रक्चर किया गया है प्रॉपर कि आप स्टेप बाय स्टेप हर एक सब्जेक्ट को सीखते चले जाएं। तो ये इंशाल्लाह जैसे आपने डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि हाँ मुझे सीए करना है इन एनी केस, और उसके बाद कंसिस्टेंटली एक ही एडवाइस होती है इसमें कि अगर आप हर एक सब्जेक्ट का उस दिन का काम कंप्लीट कर लेते हैं, ये आपकी अपनी स्किल पे है, आप वो काम आधे घंटे में कंप्लीट कर लेते हैं घर जाके या आप वो काम 2 घंटों में कंप्लीट करते हैं, क्योंकि ये वेरी करता है फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। तो मैं इसे यूं कहूंगा कि आपको जो काम क्लास वर्क है और उसके साथ जो आपको होमवर्क मिला है, अगर आप डेली बेसिस में ये 2 काम कंप्लीट कर लेते हैं तो सीए मुश्किल नहीं है, आप सीए कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। एक सर इसमें मैं शायद साहब की बात में थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा। अकाउंटिंग का नॉलेज पहले से ना होना, अगर मैं जैसे मैं टैक्स पढ़ाता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि मुझे अगर फ्रेश स्टूडेंट मिले जिसने पहले टैक्स ना पढ़ा हुआ हो, उसके कॉन्सेप्ट बनाना ज्यादा आसान होता है बजाय उसके कि जो ऑलरेडी एक स्टूडेंट जिसने टैक्स पढ़ा हुआ हो।
इसी तरह से अकाउंटिंग अगर आपने ऑलरेडी नहीं पढ़ी हुई, क्योंकि आपका मोटिवेशन लेवल और आपका जो फियर होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है, उसमें आपकी जो कंसंट्रेशन होती है वो बहुत अच्छी होती है। और बहुत से लेवल पे सीए के अलावा बहुत से लेवल जो अकाउंटिंग पढ़ाई जाती है वो उसमें बहुत सारे मिसाइल भी हैं, बहुत सारे इश्यूज भी हैं। तो मैं ये मेरे ख्याल में बीइंग अ टीचर, अगर आपको फ्रेश स्टूडेंट मिले तो उस पे जो है मेहनत कम करनी पड़ती है और उसके कॉन्सेप्ट जल्दी बनते हैं एज कम्पेयर टू उस बंदे की जिसने ऑलरेडी अकाउंटिंग पढ़ी हो और अगर उसने अकाउंटिंग सही नहीं पढ़ी हो तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन किसी ने पूछा था इंटरेस्ट के हवाले से कि जी सीए में इंटरेस्ट होता है और सूदी सिस्टम है, तो सर फारूक को मैं चाहूँगा कि सर आप इसका आंसर जो है वो काइंडली दे दें, आपकी नॉलेज बहुत ज़्यादा है। राफी साहब थैंक यू। इससे पहले जो शाहिद साहब ने और अब्बास साहब ने बात की उसमें मैं छोटी सी बात ऐड कर लूँ। देखें, जो हमारे यहाँ आई.कॉम और बी.कॉम करके आते हैं ना, अब वो समझ लें कि वो अकाउंटिंग यही स्ट्रीम है ना जो हम पहले पढ़ के आते हैं अकाउंट्स, उसमें यूं समझ लें इतनी मतरूक चीजें यानी जो तर्क हो चुकी हैं, और जो पढ़ाने का स्टाइल होता है वो इतना पैथेटिक होता है कि जब वो बच्चे सीए में आते हैं ना तो उनको बहुत मुश्किल होती है उनके कॉन्सेप्ट सीधे करते हुए, क्योंकि उन्होंने वो एक रटा सिस्टम है और वो जो डेबिट और क्रेडिट का कंसेप्ट है, वो जो आया वो डेबिट, जो गया क्रेडिट, तो वो बहुत मुश्किल होता है आई.कॉम के बच्चे को, क्योंकि वो रटा लगा के आए होते हैं। तो हमारा और जो गनी साहब की किताब पढ़ाई जाती है 1970 में लिखी गई थी, तो वो बहुत ही पुरानी है। तो इसलिए बिल्कुल मैं तो रिकमेंड करूंगा कि जो अकाउंटिंग बैकग्राउंड के अलावा आते हैं, ए.ओ. लेवल्स के बच्चे, उन्होंने कंसेप्चुअली पढ़ा होता है, उनके लिए फायदा होता है। अदरवाइज जो आई.कॉम या बी.कॉम जो पाकिस्तानी अकाउंटिंग बैकग्राउंड है, अगर उसके बच्चे आएंगे तो उन्हें मुश्किल पेश आती है उनके कॉन्सेप्ट को ठीक करते हुए। तो अगर फ्रेश आता है जिसने अकाउंटिंग पहले नहीं पढ़ी हुई, तो टीचर के लिए भी ज्यादा आसानी होती है, बच्चे के लिए भी ज्यादा आसानी होती है। और जैसे अब्बास साहब ने भी बताया कि हमारे यहाँ अगर आप रेशो निकाल के देखें तो मेडिकल वाले ज्यादा पास होते हैं, उनकी पढ़ने की आदत होती है, वो शुरू से यानी वो ट्यून अप होते हैं, वो काफी एफर्ट करते हैं। तो हमारा एक्सपीरियंस भी मेडिकल वाले स्टूडेंट्स के साथ बहुत अच्छा है, उनका पासिंग रेशो बेहतर है। अब जहां तक आए इंटरेस्ट की बात, एक बच्ची ने पूछी तो अब्बास साहब ने बड़ा खूबसूरत आंसर दिया, डॉक्टर इसरार साहब मरहूम के कोट किया। तो कहीं भी हम हैं पाकिस्तान में या किसी भी दुनिया के मुल्क में, तो हर तरफ इंटरेस्ट बेस्ड इकोनॉमी है। अगर आप उसे अवॉइड करना चाहते हैं तो आप फिर ये करें कि आप सीए करने के बाद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को ना ज्वाइन करें, यानी जैसे बैंक्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, लीजिंग है, इस किस्म की जो कंपनीज हैं, मुदारबाज हैं, मुशारकाज हैं, तो ये सॉरी मुदारबा मुशारका तो इस्लामिक वर्जन में आ जाता है, तो इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं, आप उसको कह सकते हैं। तो ये ऐसे इदारे हैं जिनमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और फाइनेंशियल सर्विसेज के, जैसे स्टॉक मार्केट है, और इस तरह से अगर आप बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, लीजिंग है, अगर आप इसमें ना जाएं, फॉर एग्जांपल आप कोहिनूर में चले जाएं, आप पेट्रोलियम में चले जाएं, तो आप यस इंटरेस्ट से बच सकते हैं। जी राफी साहब, इसमें मैं सर एक बात और ऐड करना चाहूंगा कि अभी जो है करंटली हमारा जो है ओवर द वर्ल्ड भी, इस्लामिक कंट्रीज में भी और हमारे यहाँ भी इस्लामिक बैंकिंग का कॉन्सेप्ट बहुत तेजी से फैल रहा है। एग्जैक्टली। और इसका बहुत फ्यूचर है इसका, क्योंकि हमारे जिस कंपनी में हम जॉब करते हैं वहाँ पे भी हमारे ओनर्स का यही है कि हमने हमारी जो कंपनी है वो मोर देन 40 कंट्रीज में, तो जहाँ जहाँ पे भी हमें फैसिलिटीज अवेलेबल है इस्लामिक की, वहाँ पे हमने इस्लामिक बैंक्स के साथ ओपन किए हुए हैं अकाउंट्स, और सारी फैसिलिटीज मिलने के साथ। तो आने वाला वक्त इंशाल्लाह इस्लामिक का है, थोड़ा टाइम लगता है हर चीज को, होते होते इस्लाम भी आते होते बड़ा टाइम लगा था, तो एकदम से जो है वो नाजिल नहीं हुआ था, तो इसमें भी इंशाल्लाह टाइम लगेगा, इसका फ्यूचर है इंशाल्लाह। बिल्कुल, मैं साथ में इसमें इसी में सिर्फ एक बात मैं और ऐड कर दूं, इसी चीज को रिकॉग्नाइज करते हुए जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर है एसीसीए का, और उसमें आज से तकरीबन 8 साल पहले उन्होंने 2-3 चैप्टर शामिल कर दिए थे इस्लामिक फाइनेंस पे। हालांकि एसीसीए जो है वो यूके बेस्ड है और पूरी दुनिया में पढ़ाया जाता है, तो उन्हें क्या लगे या क्या इंटरेस्ट है इस्लामिक बैंकिंग से, लेकिन बाकायदा उन्होंने इस्लामिक बैंकिंग को वहाँ ऐड किया है। उसकी वजह यह है कि इस्लामिक जो बैंकिंग सिस्टम है या इस्लामिक फाइनेंशियल सिस्टम है वो बड़ा फेयर है, उसमें यानी हर बंदे के साथ, हर स्टेक होल्डर के साथ वो मुनसिफाना अमल करता है, उसके साथ मुनसिफाना ट्रीट करता है, और इस वजह से पूरी दुनिया में एक्सपैंड कर रहा है।
यानी यूएसए में भी, यूके में भी, मलेशिया में भी, पूरी दुनिया में बाकायदा इस्लामिक बैंकिंग राइज होने जा रहा है। और इस पे गोरों ने भी किताबें लिखी हैं जो कि पढ़ाई जाती हैं इस्लामिक बैंकिंग पे। तो इंशाल्लाह ये चीजें वक्त के साथ साथ बेहतर हो जाएंगी। सर इसमें ऐड करता चलूं कि स्वीडन, बेल्जियम, डेनमार्क, इन कंट्रीज के अंदर बाकायदा इस्लामिक बैंकिंग के अंदर पीएचडी भी हो रही है। जी। तो यानी वहां पर भी इसको इतना रिकग्नाइज किया जा रहा है। तो इस्लामिक बैंकिंग इज द फ्यूचर। और 1990 में ये लॉन्च हुई थी इस्लामिक बैंकिंग। तो अब इसको ऑलरेडी काफी टाइम हो चुका है, काफी हद तक तकी उस्मानी साहब इस पे बहुत ज़्यादा चीज़ें इम्प्लीमेंट भी करवा चुके हैं और कुछ आहिस्ता आहिस्ता मजीद ऐड ऑन हो जाएंगी। तो फिर जितने भी सीएस हैं उनके लिए इन सेक्टर्स में जाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। अच्छा, एक इस्लामिक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम भी आ चुका है, बिल्कुल, तो उसमें जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है उस पर भी बहुत रिसर्च हो रही है, काम हो रही है कि हम रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स को, ये जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, उसको भी इस्लामिक वर्जन में कैसे कर सकते हैं। जी एग्जैक्टली। एक और हैंड रेज हुआ है हुआवी Y7 प्राइम, आप पूछ लें अपना क्वेश्चन। अच्छा चले, क्वेश्चन नहीं आ रहा। मैं रिजमा से क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि रिजमा, आप ए लेवल्स करके आई थी, तो ए लेवल्स में और सीए में कितना डिफरेंस आपको लगा? पढ़ाई में कितना डिफरेंस है, कितना पढ़ना पड़ता है सीए में? ए लेवल्स में कितना पढ़ा था आपने और उसके कंपैरेटिवली इधर एएफसी में कितना पढ़ा था? अच्छा सर, इस तरह है कि कोर्स का टाइम डिफरेंस है ना, जिस तरह 6 मंथ्स के लिए आपको एक कोर्स का टाइम मिलता है 6 मंथ्स, लेकिन ए लेवल में आपको पूरा साल मिलता है। वहाँ आपका सेमेस्टर शुरू, मतलब जून से आपका नया सेशन शुरू होता है और आपने नेक्स्ट मई में जाके सीआईज देने होते हैं ए लेवल्स में। लेकिन जिस तरह आप इसकी सीए की बात करें तो इसमें जिस तरह सितंबर और मार्च में 2 सेशन होते हैं और 2 में आप किसी भी अटेम्प्ट में पेपर दे सकते हैं। और अगर हम कोर्स की बात करें तो सर इतना कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस तो नहीं है, हमारे कॉन्सेप्ट सेम वैसे ही बने हुए जिस तरह इन आई कैप की बुक्स में लिखे हुए, लेकिन बस जो चैप्टर वाइज हमें थोड़ा कम डिटेल में पढ़ाया हुआ है, कि मतलब इतना इलेबोरेट करके नहीं पढ़ाया हुआ। और अभी हम जो पढ़ रहे हैं, जिस तरह सर शाहिद के साथ मेरी आईटीए में एग्जामिशन थी, क्योंकि मैंने ओ लेवल्स में ऑलरेडी ए लेके मैं आई हुई हूँ बीएचएस अकाउंटिंग में, तो मैंने FAR1 डायरेक्ट FAR1 पे जंप किया। तो मैंने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग की बुक देखी भी नहीं है कि किस तरह है, लेकिन वो शुरू का इंट्रोडक्शन ही है सारा जो हम ओ लेवल्स में पढ़ते हैं। और जो FAR1 में है वो कुछ ऐसे चैप्टर्स भी हैं जो मैंने ए लेवल्स में ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। तो मतलब इतना कोर्स डिफरेंस नहीं है। असल डिफरेंस जो है FAR2 में आएगा, और या फिर कुछ चैप्टर जो FAR1 के हैं जो आई कैप की बुक में नए डले हुए हैं ए लेवल से हट के, इसीलिए तो हमें एग्जामिशन मिलती है कि हमारा कोर्स सेम ही रहता है ऑलमोस्ट। वेरी नाइस, थैंक यू रिजमा। शकीब, अगर यही क्वेश्चन आपसे पूछें कि इंटरमीडिएट लेवल जब आप करके आए और आप जब सीए में आए, तो एएफसी और उसमें कितना डिफरेंस आपको लगा स्टडीज के हवाले से? मेन डिफरेंस ये है कि एफएलसी के जो बैकग्राउंड से लड़के आते हैं वो फॉर एग्जांपल साल जब खत्म पेपर होने वाले, बोर्ड के पेपर स्टार्ट होने वाले होते हैं, तो 3 महीने लास्ट में पढ़ते हैं और या लास्ट में 1 मंथ पढ़ते हैं और पास पेपर कर लेते हैं। और वो पासिंग परसेंटेज भी वहाँ पे कम होती है, 30% होती है, 39 100 में से आप उसमें लेने पड़ते हैं, आप पास हो जाते हैं। लेकिन सीए में इस तरह नहीं है, आपको ना स्टार्ट से ही पढ़ना पड़ता है। अगर आप ये करेंगे जो मैं लास्ट वाले मंथ में चीज छोड़ देता हूँ, तो फिर तो आप, क्योंकि यहाँ पे 100 में से आपको 50% मार्क्स लेने पड़ते हैं पास होने के लिए, तो ये नहीं हो सकता कि आप लास्ट वाले मंथ में छोड़ दें। तो बहुत से बच्चे ऐसे रहते हैं कि वो स्टार्ट में बिल्कुल नहीं पढ़ते और आखिर में जाके महीना कहते हैं कि हम कर लेंगे कवर, लेकिन वो कवर नहीं कर सकते। लेकिन एफएससी में इसी तरह होता है कि लास्ट में पढ़ो तो पास हो जाती है और वहाँ पे पासिंग परसेंटेज कम होती है एज कम्पेयर टू ये। और ये यहाँ पे, और ये दूसरा डिफरेंस में ये भी होता है कि यहाँ पे आपको सीए में सब्जेक्ट्स में कंसेप्ट क्लियर करने पड़ते हैं, क्योंकि आप फॉर एग्जांपल अगर मैं एफएससी में मैंने मैथ का जब पेपर दिया, वो जो मेरे क्वेश्चंस आते थे वो मेरे सेम क्वेश्चन वही आते थे जो मेरी बुक्स में होते थे स्टडी टेस्ट में। हम उनकी प्रैक्टिस करते थे बार बार, फिर वही क्वेश्चन हमारे पेपर्स में आते थे। लेकिन सीए में ये है कि अकाउंटिंग के जो भी क्वेश्चन होंगे मतलब कंसेप्ट उनका सेम होगा जो आप प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन बिल्कुल डिफरेंट होंगे।
इस वजह से भी ये भी दूसरा भी एक ये मेन डिफरेंस है FSC में और CA के पेपर्स में। और आपका पैक में कैसा एक्सपीरियंस रहा जब आप वो इंटरमीडिएट करके पैक में आए, तो यहाँ पे क्या डिफरेंस आपने फील किया एनवायरनमेंट के हवाले से और पढ़ाई के हवाले से? पैक में स्टार्ट ही मैंने मैंने पैक से की। और सबसे पहले सर मैं ऑनलाइन क्लासेस की यहाँ पे थोड़ी सी बात करना चाहूँगा कि सर ऑनलाइन क्लासेस पैक ने जो ऑर्गेनाइज किए हैं सर, ये बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने ऑर्गेनाइज किए हैं। जब मैंने जिंदगी में कभी भी ऑनलाइन क्लासेस नहीं ली, लेकिन जब पैक वालों ने जब कहा कि ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो मेरे दिमाग में डाउट था कि पत्नी हमें समझ आएगी या नहीं आएगी, हम टीचर से क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे, बहुत सी चीजें होंगी। लेकिन मुझे फेस टू फेस क्लास लेना, मतलब क्लास में जाके, और ऑनलाइन क्लास में, अब ऑनलाइन क्लास में मुझे ज्यादा मजा आ रहा है। इसमें यह है कि आपको एक तो आपका आने जाने का टाइम भी बच जाता है, और दूसरा कि आपकी एक रूटीन बनी हुई है कि सुबह अगर मेरी 8 बजे क्लास है तो मुझे 8 बजे उठना पड़ेगा और 1 घंटा क्लास को देना पड़ेगा। आप मतलब ये नहीं कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स में तो उल्टा हिसाब है ना, रिकॉर्डेड लेक्चर में आप दिन जाया भी कर दें, चलो मैं अगले दिन ले लूंगा लेक्चर, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, आप पूरा दिन आपने जाया कर देंगे। इसी तरह फिर 3-4 महीने गुजर जाएंगे रिकॉर्डेड लेक्चर्स में। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में आपकी एक रूटीन है कि आपने सुबह 8 बजे उठना है, 1 घंटा देना है, फिर 9 बजे फिर क्लास लेनी है, और वो पूरी एक रूटीन बनी होती है। और पैक में सर मैंने, क्योंकि जब मैं CA स्टार्ट कर रहा था तो मैंने रिसर्च की कि मैं किस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करूं। मैं स्टार्ट में आया ही पैक में था, और किसी के सर शायद से मैं मिला, सर शायद ने मुझे बहुत मोटिवेट किया, उन्होंने मुझे सारी चीजें बताई CA के बारे में कि आप CA ज्वाइन कर रहे हैं, आपको कितनी आपकी अर्निंग होगी, क्या क्या हिसाब होगा, इस वजह से। और सर प्रिंसिपल साहब से मैंने उस वक्त बात की, उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया। और जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे ये बनी हुई है, क्योंकि मैं जब यहाँ पे इस्लामाबाद में पैक में आया तो ये जितने मैंने कांटेक्ट किए CA के जो स्टूडेंट्स थे बहुत कम थे, उन्होंने मुझे कहा कि तुम लाहौर जाओ पैक में। तो मैं ये कंसेप्ट क्लियर यहाँ पे मैं सब स्टूडेंट्स को बता दूं कि ये चीज मैटर बिल्कुल भी नहीं करती कि आप जी पैक लाहौर से पढ़ रहे हैं या पैक इस्लामाबाद से पढ़ रहे हैं, आपको खुद पढ़ना पड़ता है। ये 100% मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ। आप अगर आप खुद पढ़ेंगे आपको पेपर पास हो जाएंगे। CA में पेपर पास करना कोई आपको मेहनत करनी पड़ेगी, डेडिकेशन आपके पास हो, आप एक फियर ऑफ फेलियर ना हो आपके अंदर, तो आराम से आप पेपर क्लियर कर देंगे। ये मैटर नहीं करता कि जी पैक इस्लामाबाद पैक लाहौर में टीचर बड़े एक्सपीरियंस वाले हैं, पैक इस्लामाबाद ये है, ये चीज बिल्कुल भी मैटर नहीं करती, आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। और सर शायद जो है उनकी मैं मतलब वो तो अकाउंटिंग के मतलब मेरे लिए वो मतलब उनसे बेस्ट टीचर मैंने मतलब आज तक नहीं देखा अकाउंटिंग में। ITA FR1 FR2 और शायद सर CA में भी पढ़ाएं, तो उनसे बेस्ट टीचर मैंने नहीं अकाउंटिंग में किसी टीचर से नहीं पाई जितनी अच्छी वो पढ़ाते हैं। तो मैं सारे जितने भी नए स्टूडेंट को ये रिकमेंड करूंगा कि आप पैक इस्लामाबाद में एडमिशन लें। थैंक यू शकीब, थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स। और सर शाहिद के बारे में नो डाउट जितने भी स्टूडेंट्स मेरे से इंटरेक्शन हुआ है सबका फीडबैक यही है जैसा आपका फीडबैक है। माशाल्लाह ही इज़ अ वेरी एक्सीलेंट टीचर। अच्छा, एक हाथ रेज हुआ है Huawei Y7 प्राइम, आपने अभी तक नाम नहीं बताया, आप क्वेश्चन पूछ लें फिर हम अगला क्वेश्चन भी ले लेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है? जी आपकी आवाज़ आ रही है। सर मैंने क्वेश्चन पूछना था कि जब हम CA पास कर लेते हैं, क्वालिफाई कर लेते हैं, और इनकेस अगर हमें कनाडा जाना है, लाइक मैं स्पेसिफिकली कनाडा का पूछ रही हूँ, तो मेरे अंकल जो हैं वो CA हैं, तो उन्होंने बताया था कि वो जब गए थे वहाँ तो उन्हें CPA में अपने पेपर्स कन्वर्ट करवाए थे और कुछ पेपर्स देने पड़े थे। और दूसरी बात उन्होंने ये बताई थी कि इसके लिए BA की डिग्री रिक्वायर होती है अगर आप बाहर की कंट्री में जाते हैं। तो आप मुझे इसके बारे में बता दें कि कनाडा के लिए जो बैचलर्स की डिग्री जो है वो क्या हम CA के बाद कर सकते हैं बैचलर्स, या अगर हम इनकेस नहीं हमारे पास बैचलर की डिग्री होती है और हम CA क्वालिफाई होते हैं तो हमें क्या बाहर जॉब मिल सकती है कनाडा के लिए? अच्छा, इसमें CA जो क्वालिफिकेशन है इसको पिछले कुछ अरसे पहले ICAF ने इसको इक्विवेलेंसी कराई HEC से मास्टर्स की। तो अगर आप वो कैजुअल एजुकेशन अगर आप बाहर मूव करना उसमें वो ऑलरेडी आप जो है वो बैचलर से ऊपर है। सेकेंडली कनाडा के लिए बिल्कुल है, बहुत सारे CA जो है हमारे
वो कनाडा में है और वहाँ पे जाके अभी हमारे साथ CPA जो कनाडा का है उसके साथ हमारा जो ICAP का वो MOU साइन हो चुका है। उसमें गालिबन एक पेपर देना पड़ता है बहुत नॉमिनल सी एफर्ट के ऊपर, तो उसमें वो CPA आप कर लेते हैं। बाकी इमिग्रेशन के लिए आपको मेरे ख्याल में CA प्लस में जब CA प्लस 2 ईयर्स एक्सपीरियंस होगा आपका तो आपकी इमिग्रेशन बड़ी आसानी से लग जाती है, तो मैंने देखा है कनाडा की। थैंक यू सर। और एक मलाइका की तरफ से क्वेश्चन है, वो आप क्या पूछना चाह रही हैं मलाइका? अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे ये पूछना था कि जब आर्टिकलशिप में ये स्टूडेंट डिसाइड करते हैं कि वो किस फिल्म में जाना चाहते हैं या फिल्म खुद आके कुछ स्टूडेंट्स स्पेसिफिक स्टूडेंट्स को पिक करती है, ये मुझे बता दें। ये एप्लीकेशन जो है वही सिस्टम है जैसे नॉर्मल होता है। आप मुख्तलिफ फर्म्स में अप्लाई करते हैं, कुछ के ऑनलाइन पोर्टल्स हैं, कुछ में CV ड्रॉप्स करते हैं, तो उनका वो एक इंटरनल कुछ फर्म्स का टेस्टिंग सिस्टम है, वो छोटा टेस्ट लेते हैं, इंटरव्यूज लेते हैं, तो सिलेक्शन का प्रोसीजर वही है जैसे नॉर्मल जॉब का होता है। सही। अच्छा, रिजमा आप कोई क्वेश्चन पूछना भी चाह रही हैं और हम भी आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, तो पहले आप क्वेश्चन पूछ लें। सर मुझे ये पूछना था कि आर्टिकलशिप पाकिस्तान से ज्यादा बेहतर है या फिर आप बाहर से भी कर सकते हैं, और अगर आप बाहर से कर सकते हैं तो बेहतर कौन सी है? आर्टिकलशिप अभी तक ICAP का कहीं भी बाहर का जो है नहीं है। आप आर्टिकल पाकिस्तान से ही कर सकते हैं। तो पाकिस्तान में आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, फर्म्स या इंडस्ट्री। पहले सिर्फ फर्म्स का ऑप्शन होता था, अभी आप इंडस्ट्री भी चूज कर सकते हैं। तो आर्टिकल्स आपको पाकिस्तान में रजिस्टर्ड करने हैं। हाँ, ये होता है इसमें कि आप अगर फर्म के साथ रजिस्टर्ड हैं, जैसे कुछ फर्म्स यहाँ से आपको भेजती है बाहर ऑडिट्स के लिए, उनकी जो एफिलिएट फर्म्स होती है मिडिल ईस्ट में, यूरोप में भेजती है, तो वो आप गवर्नमेंट जो है वो अलाउड है फर्म्स को, लेकिन वो आप जाते हैं फर्म्स के थ्रू ही। तो आप अगर फर्म का बाहर एक्सपोज होता है वो आपको फर्म के थ्रू ही मिल सकता है। ठीक। रिजमा, आपसे हमारा भी एक सवाल है कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा पैक में आते? मतलब आप ने जब AFC की यहाँ से और अभी कैफ भी कर रही हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस है पैक में? सर मेरा पैक में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इस लिहाज से कि एक तो मैंने बाकी इंस्टीट्यूट्स भी विजिट किए थे जिस तरह ये स्कैन्स वगैरह, लेकिन मुझे इनका एनवायरनमेंट भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था और पैक का एनवायरनमेंट भी अच्छा लगा था। बाकी टीचर्स भी जिस तरह सर हामिद हैं या फिर आपके सर अमार हैं, तो जिस हाईली क्वालिफाइड टीचर्स हैं। सर हामिद बहुत अच्छे आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर करते हैं। उस लिहाज से मैंने पहले शुरू में ट्रायल क्लासेस ली थी, तो मैं बहुत सेटिस्फाइड थी टीचर्स के लिहाज से, पैक के टीचर्स के लिहाज से। फिर उसके बाद अगर मैं अभी अपने अकाउंटिंग की बात करूं, तो मैंने अकाउंटिंग पहले से पढ़ी और मैंने 3-4 डिफरेंट टीचर्स से अकाउंटिंग पढ़ी है। जिस तरह वो A लेवल्स में एकेडमी के टीचर्स ही पढ़ी है, स्कूल के टीचर्स ही पढ़ी है, O लेवल्स में भी टीचर्स से पढ़ी है। लेकिन जिस तरह सर शाहिद कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हैं और मतलब बात की डेप्थ तक जाते हैं और आपको बताते हैं कि ये बात शुरू कहाँ से हुई थी और ये इसकी रीजन क्या है, तो इस तरह मैंने किसी टीचर से अकाउंटिंग नहीं आज तक पढ़ी। और आपके ख्याल में AFC के स्टूडेंट्स को क्या स्टडी स्कीम अपनानी चाहिए अगर वो AFC क्लियर करना चाह रहे हैं, जो इंटरमीडिएट A लेवल के बैकग्राउंड से आए होंगे, तो उनके लिए किस तरह से स्टडी करनी पड़ेगी? अच्छा सर, AFC एज कम्पेयर टू कैफ तो काफी आसान है और वो बिल्कुल जिस तरह अगर कोई OA लेवल्स का बच्चा है तो वो ये ले ले कि AFC जो है वो O लेवल्स है और जो कैफ जो है वो A लेवल्स है। तो स्टडी तो आपको रोज करनी पड़ेगी। इससे अगर आप AFC का पेपर में अगर आप अपना 100% अटेम्प्ट अगर अपनी एफर्ट डालते हैं ना, तो आप लाजमी पेपर पास कर लेंगे, बजाय इसके कि आप कहें कि यार ये तो बहुत आसान है, इसमें तो खाली MCQ पेपर आता है और बंदा रिलैक्स हो जाए तो फिर AFC का पेपर भी आपसे रह जाता है। बेशक वो बहुत आसान है और आप ये क्योंकि आप बहुत रिलैक्स हो जाते हैं और आप कहते हैं कि अच्छा इसमें तो खाली 30 MCQs है और ऊपर से पासिंग रेशियो भी खाली 50%, आपने 50% पे ही क्लियर कर लेना है। तो मेरे साथ बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 48-49% पे फेल हो गए हैं, वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि असल में वो 48% से फेल नहीं हुए, वो 51 या 52 मार्क्स से रह गए हैं।
तो इस वजह से क्योंकि वो बहुत रिलैक्स हो जाते हैं, वो कहते हैं यार ये एमसीक्यूज ही तो हैं, हम कर लेंगे, और बुक को इतना थॉरली पढ़ते भी नहीं है। मैं तो ये कहूंगी कि जिसने एएफसी का पेपर पास करना है वो सिर्फ आई कैप की बुक पे फोकस करे, क्योंकि पूरा पेपर बुक बेस्ड ही आता है। जो एमसीक्यूज वो बुक से ही बनाते हैं, और क्यूएमएस में तो प्रैक्टिस चाहिए होती है, मैथ्स में तो वैसी प्रैक्टिस चाहिए। सही, थैंक यू रिस्मा। अच्छा, और अगर कोई स्टूडेंट क्वेश्चन पूछना चाह रहा है बात सबसे तो मोस्ट वेलकम। अच्छा रिस्मा, क्यूएमएस के बारे में थोड़ा सा बताएं कि क्यूएमएस में आपको कैसा, कितनी डिफिकल्टी आई और उसमें प्रैक्टिस से क्या मुराद है, मतलब क्या प्रैक्टिस करनी होती है, उसकी बुक गो थ्रू करनी होती है या फिर क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं? सर क्यूएमएस तो इसी तरह आप प्रैक्टिस, क्योंकि मैथ्स तो हर बच्चा पहले से पढ़ता आ रहा होता है और उसको पता होता है कि मतलब जिस तरह अगर आप बिजनेस कम्युनिकेशन या फिर आईटी की बात करें, तो अगर मेडिकल वाले आते हैं तो उन्हें आईटी इतनी अच्छी पढ़ी भी नहीं होती पीछे से, तो उनको एक नए सिरे से शुरू करनी होती है, और बिजनेस कम्युनिकेशन भी नए सिरे से ही शुरू करनी होती है। लेकिन मेडिकल के बच्चा जो है वो मैट्रिक में मैथ्स पढ़ के आया हुआ होता है ऑलरेडी, तो इसलिए उसको थोड़ा आइडिया भी होता है कि यार मैथ्स है क्या, और इसलिए सर प्रैक्टिस तो बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैथ्स में तो कहती हूँ जो सर क्लास में पढ़ाते हैं वो अगर आप डेली बेसिस पे जाके प्रैक्टिस करें तो आपका पेपर क्यों पास नहीं होगा, लाजमी पास होगा। सही। सर से मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि सर फारूक क्यूएमएस पढ़ाते हैं यहाँ पर, तो सर आप थोड़ा सा इस बारे में रोशनी डालें कि क्या किस तरह से प्रैक्टिस करके लेके चलना पड़ेगा स्टूडेंट्स को जो एफसी में एडमिशन लेते हैं। और कहा जाता है कि क्यूएमएस मुश्किल सब्जेक्ट है और मुश्किल से क्लियर होता है, तो ये मिसकंसेप्शन है या ये सही बात? जी राफी साहब, बेसिकली जैसे स्टूडेंट्स शेयर कर रहे हैं, शकीब और रिजमा ने बताया कि बच्चे रोज का काम रोज नहीं करते। पहली चीज तो है कि अगर आप रोज का काम रोज करें तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई मुश्किल पेश आती है। और जो इसमें मैथ्स है ये आप सुन के हैरान होंगे, ये मैट्रिक लेवल का मैथ है, ये कोई इंटरमीडिएट वाला नहीं है। इसमें इंटीग्रेशन, डेरिवेशन, ट्रिग्नोमेट्री, ये मैथ्स, ये चीजें शामिल नहीं है। बहुत बुनियादी कॉन्सेप्ट हैं जो आप मैथ के 10th 9th या 10th में पढ़ते हैं, और वो भी सारे नहीं है, कुछ है इसमें। हाँ, एक दो एरियाज हैं जैसे लीनियर प्रोग्रामिंग है, वो एक आध टॉपिक है जो कि आप बच्चों ने मैथ में मुश्किल होता है थोड़ा सा। लेकिन अगर आप क्लास का, जैसे रिजमा ने कहा कि आप जो भी क्लास में पढ़ाया जाता है जस्ट जाकर उसको प्रैक्टिस, यानी उसको दोबारा घर जाके रिवाइज करें, रिवाइज करने के बाद 2 घंटे मैक्सिमम आप दे दें जो क्वेश्चन आपको असाइन किए जाते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि बच्चे उसमें फेल हो जाएंगे। और स्टैटिस्टिक्स कुछ बच्चों ने नहीं पढ़ा होता एज अ सब्जेक्ट, तो उसमें भी कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह शाहिद साहब भी हमारे टीचर हैं, मैं भी हूँ, तो मेरा कोई 20 साल अब हो गए काम पढ़ाते हुए, और स्टैटिस्टिक्स में जिस टीचर से मैंने पढ़ा था वो अब वाइस चांसलर हैं, और पाकिस्तान में मेरी डिस्टिंक्शन थी स्टैटिस्टिक्स में, तो मुझे वैसे ही प्यार है इन सब्जेक्ट से। और मेरी अगर मैं यानी मैंने तो इंटरमीडिएट के बाद ही पढ़ाना शुरू कर दिया था, मैं अपने जूनियर्स को पढ़ाता था, तो ये सब्जेक्ट्स पे अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ग्रिप है, और जितने बच्चे वहाँ होते हैं तो उनको कोई क्लास में कोई प्रॉब्लम नहीं पेश आता। और मजे की बात यह है कि मैंने ये सब्जेक्ट आईसीएमए में पढ़ाया है, मैंने यही सब्जेक्ट सीएफए में पढ़ाया है, यही सब्जेक्ट मैंने एसीसी में पढ़ाया है, तो और इन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, ऑपरेशंस मैनेजमेंट में पढ़ाया, तो वो इतने मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा के वो ऐसी ऐसी एग्जाम्पल आ जाती है, ऐसी ऐसी चीजें आ जाती हैं कि आप बच्चों को लगता है कि शायद अभी अभी ये नॉलेज उतर रहा है और हम उसको मजे से पढ़ रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि सिर्फ बच्चा 2 घंटे 1 से 2 घंटे दे और क्लास में अटेंटिव रहे, क्लास को बंक ना करे, तो कोई मुश्किल नहीं है कि बच्चा ये सब्जेक्ट पास कर सके। थैंक यू सर। अब्बास साहब, सर अब्बास आपसे कुछ क्वेश्चंस हैं सर, अगर आप। सर एक तो ये क्वेश्चन है कि सीए में जो आपने जैसे पहले जिक्र किया कि स्टडी का प्रेशर होता है, तो इस प्रेशर को स्टूडेंट कैसे हैंडल करे? जैसे आपने कहा कि मुश्किल है, पढ़ना पड़ता है,
तो ऑब्वियसली अगर ना भी बच्चा चाह रहा हो तो एक प्रेशर वो दिमाग पे लेना शुरू कर देता है कि जी प्रेशर है, मतलब पढ़ना पड़ेगा। तो क्या क्या डायरेक्शन फॉलो करें, प्रेशर को किस तरह से ओवरकम कर सकता है? सर बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ये है कि प्रेशर आप लें लेकिन पैनिक मत हो। कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने बताया कि आपको दो ही चीजें हैं, एक कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा आपको और डेडिकेशन शो करनी पड़ेगी। डेली का काम जो टीचर्स को बहुत जरूरी है, टीचर्स को फॉलो करें वो क्या कह रहे हैं, मतलब उस सब्जेक्ट पे उसका होल्ड है, उसका ओवर द ईयर एक्सपीरियंस है और मल्टीपल स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस है उसके बाद, उसको लाजमी फॉलो करें। और मैं अपने पूरे जो है कोर्स में एक ही चीज बार बार एक्सरसाइज करता रहता हूँ कि इसको आज का काम कल पे मत छोड़ें। ये चीज मत छोड़ें कि हमारा रिजल्ट अभी तक नहीं आया तो हम इसको जो है रिजल्ट की बात करेंगे और या एंड पे जाके हमारे पास एक मंथ होता है वहां पे करेंगे। वहां पे आप हो सकता है कर लें लेकिन वहां पे आपके लिए मुश्किल हो जाएगी चीजें, क्योंकि साथ साथ अगर आप अपने कंसेप्ट क्लियर करेंगे साथ साथ आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। और ऑनलाइन क्लासेस का जहाँ पे अभी है, यहाँ पे तो एक बहुत बड़ी सहूलत स्टूडेंट को मिल गई है कि इनको टीचर जो है वो 24/7 अवेलेबल है। पर्सनली कोई भी क्वेश्चन ये कर सकते हैं, किसी भी वक्त कर सकते हैं। पहले क्लासेस में फिजिकल क्लासेस में ये था कि वो क्लास में पूछेंगे और सेकंड डे क्लास में अवेलेबल होंगे तब दोबारा पूछेंगे, तो वहाँ पे क्वेश्चन पूछने का टाइम भी कम होता था। तो अभी मेरे ख्याल में ऑनलाइन क्लास आने के बाद जो है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मेरे सजेशन यही है कि इसको पैनिक मत लें, डेली का काम डेली करें। थैंक यू सर। एक और सवाल सर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है। आप क्योंकि स्पोर्ट्समैन भी रहे और फुटबॉलर भी रहे, क्रिकेटर भी रहे, तो ये कॉन्सेप्ट है कि जब सीए में इंसान आ जाता है तो फिर ये सारी एक्टिविटीज उसको बंद करनी पड़ती हैं, स्पोर्ट्स भी बंद करनी पड़ती है और अगर उसको कोई और भी शौक है तो वो उसको रोकने पड़ते हैं, सिर्फ सीए ही करना पड़ता है। तो ये ठीक है सर? सर टेम्परेरीली करना पड़ता है और ये जो है वास्ट टेकिंग बात है। मतलब आप एक चीज जो है 2 साल के लिए आप छोड़ देते हैं, 2-3 साल के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि मैंने क्रिकेटर तो बनना नहीं था, फुटबॉलर तो बनना नहीं था, तो मैंने कोई प्रोफेशन चूज करना था। तो मैंने उसमें 2-3 साल कॉम्प्रोमाइज किया और जब मैं फार्म में आया तो मैंने दोबारा वो चीजें शुरू की और फिर जब दोबारा मेरे फाइनल में आया तो फिर मैंने वो चीजें स्किप। तो एज बहुत ज्यादा हो गया, अब दोबारा नहीं बंदा जा सकता उसमें। लेकिन ये है कि बंदा कॉम्प्रोमाइज कर सकता है और करना चाहिए एक्टिविटीज को, सोशल को भी और जो अभी गेम्स है इसको थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज। अब तो ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल छोड़ दे, एक्टिविटी छोड़ दे, कम कर दे इसमें। ये एक और सवाल सर कि आपके जो स्कूल फेलोज थे जिन्होंने सीए ऑप्ट नहीं किया, उनसे अगर आप अपने आप को कंपेयर करते हैं सैलरी वाइज या करियर ग्रोथ वाइज, तो आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? वो आपसे ज्यादा ऊपर हैं या आप उनसे ज्यादा? नहीं सर, बहुत फर्क है। मतलब कह लें कि 5 टाइम्स का फर्क है अर्निंग का भी और अदरवाइज भी। ऐसा नहीं वो टीचर वो पढ़े लिखे नहीं है, वो नॉर्मल एजुकेशन में कुछ मेरे दोस्त हैं वो ऑलमोस्ट पीएचडी के लेवल पे, एमफिल या पीएचडी लेवल पे, लेकिन जो है अर्निंग में और ग्रूमिंग में भी और करियर में भी बहुत फर्क होता है। तो सीए इज मच बेटर देन। सही। और सर एक और क्वेश्चन ये है कि एक क्वेश्चन हमारे पास ऑनलाइन भी आया है कि सीए का स्कोप आर्मी में भी होता है? सीए का स्कोप आर्मी में भी होता है। मैं मतलब मुझसे कोई पर्सनली को पूछे सीए का तो मैं गवर्नमेंट लेवल पे तभी जाऊं जब मैं इसाक डार बन के जाऊं या अब्दुल हफीज शेख बन के जाऊं। अदरवाइज आपको प्राइवेट सेक्टर में इतनी अट्रैक्शंस मिलती है, ग्रूमिंग भी, अर्निंग भी मिलती है कि आप गवर्नमेंट की नॉर्मल जॉब को प्रेफर नहीं करते अनलेस अनटिल आपको जॉब किसी स्पेसिफिक स्केल के ऊपर मिले और चैलेंजिंग जॉब हो और वहाँ पे आपकी सारी चीजें पर्क्स आपकी मिल रही है, तो तब आप प्रेफर करते हैं नॉर्मली सीए क्वालिफाइड बहुत कम आपको गवर्नमेंट मिलेगी। सही। उसामा एजाज, आपका क्वेश्चन है, आप पूछ लें प्लीज। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये हम लोग एफसी का जब ये पेपर है रहे तो साथ हम लोग कैफ भी पढ़ रहे हैं 3 पेपर्स, तो टीचर से ये पूछना था कि सर अभी किस चीज को फोकस करें ज्यादा, क्योंकि इसमें बड़ी कंफ्यूजन है। अच्छा, इसमें ये है आप नंबर ऑफ पेपर्स की आई थिंक पूछ रहे हैं कितने नंबर ऑफ पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए। मेरे ख्याल में जितने आप इजीली कर सकते हैं, जितना आप टाइम दे सकते हैं वही करें। 5 पेपर उठा के 2 पेपर पास करने से बेहतर है आप 3 पेपर उठा के 3 पास कर लें। तो ये जो है वो आपके ऊपर है, आप कितनी उसमें एफर्ट पुट करना चाहते हैं। मैंने देखे फास्ट ट्रैक के ऊपर 6 पेपर भी लोगों ने पास किए, लेकिन आपने देखा कि आप उसमें उतनी डेडिकेशन उतनी एफर्ट पुट कर सकते हैं। वो कितनी एग्जांपल्स हैं ऐसी
कि जो है फास्ट ट्रैक पे होते हैं, वो अपने आप को उसमें एनालाइज कर रहे हैं, आपने क्या मैं उस उतनी एफर्ट या उतनी मेहनत जो है वो कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। सर इसका क्वेश्चन उसामा जो है, राफी साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सर। जी सर। और उसामा का क्वेश्चन ये है कि उसामा ने ना AFC के पेपर कुछ ले लिए और उनके एग्जाम नहीं हुए ये लॉकडाउन की वजह से ना, तो उनका मेरे ख्याल में इस आपका एक ही पेपर रह रहा है उसामा QMS का, जिसके जी एग्जाम सर, हमारा QMS मार्च में था, उसका एग्जाम नहीं हुआ और अभी कैफ हम 3 पढ़ रहे हैं। जी, तो बेटा इस वक्त जो है ना होपफुली जून और जुलाई में तो गवर्नमेंट ने कहा है कि एग्जाम नहीं होंगे, तो मेरा मशवरा ये है कि आप जो कैफ के कोर्सेज हैं उनको तो रूटीन में पढ़ते रहें और इसको एक एक चैप्टर करके रिवाइज करते रहें, और इंशाल्लाह जब भी ICAP अनाउंस करेगा तो हम आप लोगों के लिए 2-1 वीक की थेरेपी रखेंगे, एक्स्ट्रा क्लासेस रखेंगे, हम आपको तनहा नहीं छोड़ेंगे, पहले भी नहीं छोड़ा था और अब भी नहीं छोड़ेंगे। तो उसमें जो जो मेजर एरियाज हैं वो सारे हम रिवाइज करवाएंगे, तो उसमें हम इसमें छुट्टियां भी दे देंगे आपको, ताकि आप जो है ना वो मैथ का QMS का पेपर तैयार करके दें। और मैं खुद अवेलेबल हूँ क्योंकि मैं इंस्ट्रक्टर हूँ, तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ अवेलेबल भी हूँगा और मैं आपको जो है वो हम एक स्केड्यूल हमने पहले बनाया था और वो आपसे शेयर भी हुआ था, लेकिन वो स्केड्यूल हमने इसलिए फॉलो नहीं किया कि एग्जाम फिर डिले हो गए तो फिर आप भूल जाएंगे। तो बेहतरीन तरीका ये है कि कैफ की क्लासेस के साथ जितना टीचर पढ़ाता है वो करते रहे 3 सब्जेक्ट, और QMS का सब्जेक्ट एक एक टॉपिक रिवाइज करते रहे साथ। और इंशाल्लाह पैक जो है उसने हमेशा स्टूडेंट्स का ख्याल रखा है, तो हम तकरीबन 2 वीक की थेरेपी क्लासेस आपको देंगे जब ICAP के एग्जाम फाइनल हो जाए। जी सर, वो नोटिफिकेशन तो मैंने देखे थे, लेकिन सर एक चीज कंफ्यूज कर रही थी कि बाज लोग कह रहे हैं ऑनलाइन एग्जाम का AFC के, क्योंकि हमारा तो MCQ बेस्ड पेपर होता है ना जी, तो उसका क्लियर कर दें कि वो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं, उसमें अभी तक ना देखिए ICAP की तरफ से होपफुली कल मंडे वाले दिन ना कुछ हमने भी राब्ता किया है, तो अभी तक कोई सर्टेनिटी नहीं है ना ऑनलाइन की, और एग्जाम डिले हो गए ये तो क्योंकि गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली ICAP का नाम लेके कहा, तो हम मंडे का इंतजार करें, तो शायद मंडे को हमें कोई नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर कोई ऑनलाइन भी आया तो ICAP ऐसा नहीं करेगा कि फौरन ही जो है ना वो उसको इम्प्लीमेंट कर ले, तो उसके लिए भी वो टाइम देगा स्टूडेंट्स को ताकि वो तैयारी करें, फिर वो हमें सॉफ्टवेयर देगा कि इस तरह से होगा, उसका डेमोन्स्ट्रेशन आएगा, तो इस तरह नहीं होगा कि एक आज ही कल ही आपको कह दिया जाए आए आप ऑनलाइन दें, ऐसा नहीं होगा। तो अगर ऑनलाइन की ऑप्शन आती भी है, मेरा ये ख्याल है जहां तक मुझे लगता है कि AFC के एग्जाम सितंबर में चले जाएं, ये मेरी परसेप्शन। तो सर इसमें फिर उन स्टूडेंट्स को सर नुकसान नहीं होगा जिन्होंने कैफ भी साथ लिया हुआ है, मतलब उनका तो फिर 6 मंथ्स का होना है। नहीं, उसमें फिर हम ICAP से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो जो सितंबर में कैफ के एग्जाम्स है उसको वो थोड़ा सा डिले कर दें, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर वो और ये भी हो सकता है कि जनरली होता ही है कि चूंकि स्पेशल ये सर्कमस्टांसेस स्पेशल है ना, यानी कोरोना की वजह से 5-6 महीने बंद रहा है, उसमें ICAP जो है ना वो उसको कंसीडर करेगा, और पहले भी उन्होंने कंसीडर किया, तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो बच्चों के साथ, क्योंकि ये ऐसा टाइम है जिसमें ICAP की तरफ से, कॉलेज की तरफ से तो कुछ ऐसा नहीं हुआ, ये तो एक पूरी दुनिया में सिचुएशन है, तो वो स्पेशल ग्राउंड पे कंसीडर किया जाएगा। इसमें सर इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा कि अभी भी आप ICAP की वेबसाइट पे विजिट करें तो उन्होंने अभी नोटिफिकेशन अपना चेंज नहीं किया कि वो पेपर्स अभी नहीं लेंगे। उनकी पूरी कोशिश ये है कि वो किसी तरह से एज सुन एज पॉसिबल पेपर्स कंडक्ट करवा दें AFC के, ताकि कैफ में जिन्होंने स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट हो रहा है वो वेस्ट ना हो। तो फिर यही लायामल निकलेगा कि वो अटेम्प्ट एक और करवा देंगे शॉर्ट टाइम पे, हो सकता है कोई फास्ट ट्रैक कुछ इस तरह से निकाल के करवा दें। बहरहाल ऑब्वियसली डिसीजन ICAP ने लेना है, हम उनको उसको फोर्स तो नहीं कुछ भी कर सकते। बहरहाल हमारी तरफ से सजेशन जरूर जाएंगी, पैक अपनी तरफ से पूरी एफर्ट्स करेगा कि किसी भी स्टूडेंट का टाइम वेस्ट इसमें ना हो सके। ठीक है सर, थैंक यू। इसके अलावा सर अब्बास साहब आपसे 2 क्वेश्चंस और पूछना चाहूँगा आखिर में। एक तो ये कि आपके ख्याल में ऑनलाइन स्टडी जो पैक इस वक्त करवा रहा है स्टूडेंट्स का टाइम बचाने के लिए, उसको आप कैसे रेट करते हैं सर कि ये फिजिकल क्लासेस से कंपैरिजन करें तो क्या बेहतर है? बिल्कुल सर, ये जैसे मैंने पहले भी कहा, फिजिकल और अगर ऑनलाइन क्लासेस कंपेयर किए थे, स्टूडेंट ने जिक्र भी किया इसका, एक कन्वीनियंस बहुत ज़्यादा है कि उनको
आना नहीं पड़ता कॉलेज में या टीचर को जाना नहीं पड़ता, तो एक वो टाइम सेव होता है। और इसके अलावा जो सबसे यहाँ पे जो प्लस चीज़ है ऑनलाइन क्लासेस की, वो है कि टीचर्स इनको अवेलेबल है स्टूडेंट्स को, और वो उनको 24/7 अवेलेबल है। वो जब अपना क्वेश्चन चाहे वो व्हाट्सएप पे क्वेश्चन, ग्रुप में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये जो है इस ऑनलाइन क्लास का सबसे बड़ा प्लस है। बाकी थोड़ा सा मुझे भी हुआ था ऑनलाइन क्लासेस में, मैंने तो फाइनल के ऊपर ली थी, मुझे पता था कि इसमें ये इसकी इफेक्टिवनेस है ऑलरेडी, लेकिन पढ़ाते हुए क्या होगा, लेकिन मुझे मेरे ख्याल में अगर मुझसे कहे तो मैं प्रेफर करूंगा पढ़ने के लिए भी और पढ़ाने के लिए भी ऑनलाइन क्लासेस जो है बहुत बेहतर है एज कम्पेयर टू फिजिकल। सर कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो इस वजह से एडमिशन लेने में रिलक्टेंट है कि फिजिकल क्लासेस जब शुरू होंगी तो वो हम कब ऑप्ट करेंगे, तो उनको आप क्या सजेस्ट करते हैं कि वो फिजिकल क्लासेस का वेट करें या अभी इनरोलमेंट कर लें और ऑनलाइन क्लासेस की तरफ जाएं? मेरे ख्याल में वेट ना करें, टाइम ज़ाया ना करें। कोई पता नहीं ये जो हालात हैं ये कब तक ऐसे रहते, और आप थोड़ी सी चेंज जब आती है थोड़ा सा बंदा रेजिस्ट करता है कि एक नॉर्मल जो है कैजुअल एजुकेशन जैसे मैं कॉलेज में जाकर पढ़ते थे, अब वहाँ से अभी हम जो है ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा फील होता है। लेकिन आप लोग इसको ट्राई करें, जैसे स्टूडेंट्स ने बताया इसका फीडबैक बहुत अच्छा है और मेरी तरफ से भी रिकमेंडेड है कि जो स्टूडेंट्स ने एडमिशन लेना है सीए में वो फौरन से लें, वो टाइम का वो वेट ना करें कि फिजिकल क्लासेस, तो फिजिकल क्लास को पता नहीं है। मुझे एक्सपेक्टेड है कि शायद ये नेक्स्ट सेशन भी जो है वो ऑनलाइन ही है, नेक्स्ट सेशन भी फिजिकल शायद पॉसिबल ना हो, तो इसलिए वो वेट करने के टाइम ऑनलाइन क्लासेस में एडमिशन ला सकते हैं। शायद साहब आपसे एक क्वेश्चन, एक स्टूडेंट ने बल्कि क्वेश्चन पूछा हुआ है कि स्टूडेंट को क्या ड्रॉप आउट कर सकता है आई कैप अगर उसके पेपर्स क्लियर ना हो रहे हो, तो शायद साहब आप इस पे कुछ रोशनी डालेंगे? जी सर, उसमें हर एक लेवल में आई कैप की कुछ लिमिटेशंस हैं। लाइक अगर आप एएफसी लेवल की बात करते हैं तो एएफसी लेवल में जो आपके 4 पेपर्स हैं, उन 4 पेपर्स में आपके पास ये अपॉर्चुनिटी आई कैप ने आपको दी है कि आप उनके पास मैक्सिमम जो है वो 3 अटेम्प्ट्स हैं हर एक पेपर के लिए, 4 पेपर अगर हैं। अब फॉर एग्जांपल एक बच्चा 3 अटेम्प्ट्स में 2 पेपर पास कर लेता है और उसके 2 पेपर्स रह जाते हैं, तो आई कैप उसे फर्दर 2 अटेम्प्ट अलाउ करता है कि आप 2 और अटेम्प्ट ले लें और ये पेपर पास कर लें। और इन केस अगर उसका एक पेपर रह जाता है अगेन, तो उसे 1 अटेम्प्ट और ऑफर की जाती है। तो ये ऑलमोस्ट अगर आप इन अटेम्प्ट का देखें तो ये तकरीबन आपके पास जो है वो मतलब इंडिविजुअल 3 अटेम्प्ट हैं और उसके बाद फिर 2 अटेम्प्ट आपके लिए और हैं। तो मेरे इसमें वैसे लिमिट होती है, लेकिन वो लिमिट जब स्टूडेंट आता है और सीए में एडमिशन ले लेता है तो वो फिर लिमिट से कंसर्न नहीं होता, उसका कंसर्न एज अर्ली एज पॉसिबल टू पास से होता है कि आपका पहली अटेम्प्ट में वो पेपर पास हो जाना चाहिए, और इन केस अगर उसमें वो पेपर पास नहीं होता किसी भी रीजन से तो मैक्सिमम दूसरी अटेम्प्ट। नॉर्मली जो बच्चे सीए में आते हैं वो तकरीबन 2 से ज्यादा अटेम्प्ट नहीं लेते, लेकिन फिर जब कैफ आ जाता है तो फिर आपके पास हर पेपर के लिए 5 अटेम्प्ट अवेलेबल हैं। तो अगर तो अटेम्प्ट को ध्यान में आप लोग रखेंगे तो अटेम्प्ट से तो फिर आप बूढ़े हो जाएंगे, सीए तो नहीं होगा फिर। तो हमें एज अर्ली एज पॉसिबल इसे पास करना है और हमने अपने ध्यान में रखना है कि इंशाल्लाह जैसे यहाँ आप कॉलेज में आएंगे तो आपको पूरा एक स्टडी प्लान बना के दिया जाएगा कि आपका एएफसी लेवल 6 मंथ्स में और उसके बाद 3 मंथ्स के 3 बैचेस बनाए जाएंगे, और उसमें आप लोग जो है इस तरीके से जो है 2 इयर्स के अंदर आपका एएफसी और कैप लेवल कंप्लीट हो जाएगा। तो आपने उसी पॉलिसी को फॉलो करना है। तो उस पॉलिसी को फॉलो करने में आप लोगों का फायदा होता है, क्योंकि वो सिलेक्टेड सब्जेक्ट्स होते हैं जिनको हम तरतीब से, उसी तरतीब से, ताकि एक बच्चा स्टेप बाई स्टेप जो है वो उन सब्जेक्ट्स को पिक करता जाए और पास करता जाए, तो मुश्किल नहीं होता। इसलिए अटेम्प्ट से कंसर्न ना रहें, आप इस बात से कंसर्न रहें कि आपको एज अर्ली एज पॉसिबल इसे पास करना है। सर एक और क्वेश्चन ये है कि एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सीए के जो अर्निंग है वो डॉक्टर से कंपेयर करें तो किसकी अर्निंग ज्यादा होती है? ये तो इस तरह का क्वेश्चन है कि अगर मैं आपको ये बताऊं कि बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे भी हैं हमारे सामने जिनकी एग्जांपल्स हैं
जो बिल्कुल अनपढ़ हैं लेकिन वो मिलियंस में उनके बिजनेस की ट्रांजैक्शंस डेली बेसिस पे हो रही है उसमें। तो इस बेस पे कोई कंपैरिजन नहीं है इसका। आप इस चीज को इस तरह से कंसिडर करें कि आप जब सीए करते हैं तो आपके लिए ये एक प्रेस्टीज है, आपके लिए एक ये ऑनर है। लाइक अगर डॉक्टर हैं तो मैं आपको पर्सनली बताऊं तो मैं अक्सर एक बात का जिक्र करता होता हूं कि जो बच्चे नॉर्मल एकेडमिक्स से कर रहे होते हैं, या इवन अगर मैं डॉक्टर्स की बात भी करता हूं तो लोग पूछते हैं कि जी हाँ जी क्या किया है, लोग कहते हैं मैंने एमबीए किया हुआ है, मैंने जो है वो एमएस किया हुआ है, या मैंने जनाब जो है वो और किसी भी फील्ड में बीएस वगैरह किया हुआ है। तो लोग इतने कंसर्न नहीं होते, वो कहते हैं अच्छा बस ठीक है कर लिया होगा यार, ओके। लेकिन जब आप किसी को ये बताते हैं कि यार मैंने सीए किया हुआ है, तो मैं लोगों को कहता हूँ कि आप एक्सप्रेशन चेक किया करें लोगों के फेस के, कि जब आप उन्हें बताते हैं कि मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो उनके फेस पे जो एक्सप्रेशन होते हैं असल में वो आपकी अचीवमेंट है, वो आपकी जो उस टाइम की फीलिंग है वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता अपने वर्ड्स के अंदर, कि बीइंग अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट आप उस टाइम पे कैसा फील कर रहे होते हैं। तो ये प्रेस्टीज की बात शायद ज्यादा है मेरे लिए। और अर्निंग का जहां तक ताल्लुक है तो अर्निंग में मतलब मैं खुद भी ऐसे मेरे कोलीग्स हैं और ऐसे मेरे दोस्त हैं जो सीए क्वालिफाइड होने के बाद इस टाइम पे मिलियंस में उनकी जो है वो सैलरी है। लाइक लास्ट टाइम पे भी हमारे रिस्पेक्टिव खालिद साहब साहब ने भी जिक्र किया, उनसे रेफरेंस से भी जितने मतलब लोग बाहर हैं वो मिलियंस में अर्न कर रहे हैं। तो ये है इसमें बात कि प्रेस्टीज शायद ज्यादा है इसमें। अच्छा, यही क्वेश्चन सर अब्बास साहब आपसे पूछें तो आपका क्या इसमें इनपुट होगा? आपके ख्याल में डॉक्टर्स से ज्यादा? मैं तो शायद से आपने कंपैरिजन नहीं किया, मैं तो कर लूंगा। मेरे ख्याल में सीएस की ज्यादा होती है, लेकिन कुछ डॉक्टर्स भी है मतलब उस तरह का कंपैरिजन करने लगे। शायद हमसे सही कंपैरिजन कर नहीं सकते आप उस तरह से कंपैरिजन अगर आप करें तो जिसके पास ऑलरेडी अच्छा खासा पैसा है उसे ये करने की क्या जरूरत है, वो क्यों करते? तो बड़ी अच्छी उन्होंने कहा कि ये आपकी प्राइड है, आपके लिए एक यूनिक चीज है, ओवर क्राउडेड फील्ड नहीं है। आप किसी मीटिंग में बैठे हो, चाहे आपकी वो ऑफिशियल मीटिंग हो या आपकी पर्सनल मीटिंग हो, वहां पे आप एक मतलब यूनिक किस्म की तरह से सामने आते हैं, वहां पे आपको डिफरेंट तरीके से देखा जाता है। मेरे ख्याल में यहाँ पे अर्निंग से ज्यादा, जैसे मैंने शुरू में कहा था, मोस्टली लोग इस फील्ड में आते हैं अर्निंग का, लेकिन जब इस फील्ड में आप आते हैं तो आप देखते हैं कि अर्निंग से ज्यादा यहाँ पे प्राइड मैटर करता है आपके लिए। और आप अक्सर जो है मैंने खुद भी किया है और बहुत से सीएस करते भी हैं, वो अगर बहुत सारी ऑफर्स को रिजेक्ट करते हैं जस्ट इसलिए कि वहाँ पे उनको वो ऑनर नहीं मिलेगा, वहाँ पे वो रिगार्ड या वहाँ पे वो चैलेंजेस नहीं मिलेगी। तो अर्निंग को मैं यही कह सकता हूँ कि वैसे अगर करें कंपेरिजन फ्रेश क्वालिफाइड डॉक्टर की या फ्रेश क्वालिफाइड सीए की, तो ऑफकोर्स फ्रेश क्वालिफाइड सीए की ज्यादा होगी, लेकिन उस तरह से आप अगर एक्सपीरियंस के ऊपर जाते हैं तो कुछ डॉक्टर्स भी ऐसे हैं जो कि इवन बिजनेसमैन से भी ज्यादा कमा रहे हैं, तो कंपैरिजन शायद नहीं होता। अच्छा सर, इसमें एक चीज और जो कि मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ वो ये कि जब डॉक्टर बनने के लिए आप एनरोल होते हैं तो एक जो ड्रॉबैक डॉक्टर बनने का है, वैसे तो मैं इसको कहूँगा कि ये भी एक्सपीरियंस के लिए होता है, चैलेंज होता है, लेकिन वहाँ पर आपको शिफ्ट्स में काम करना पड़ता है, आपको सुबह शाम रात इंगेज रहना पड़ता है। फिर जब डॉक्टर बन भी जाते हैं तो फिर भी आप एक ओथ के साथ बाउंड होते हैं कि आपके सामने को पेशेंट आएगा तो आप उसको छोड़ेंगे नहीं, तो आपकी सोशल लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। आप थ्रू आउट द लाइफ आपकी यही रूटीन रहती है, और फिर कहा जाता है कि जी डॉक्टर जिस वक्त बन जाता है तो उसको शादी भी डॉक्टर से ही करनी पड़ती है ताकि उसकी लाइफ रूटीन जो है ना वो सेट रहे। और मैंने देखा कि मेरे अपने कुछ बहुत अच्छे दोस्त हैं जो डॉक्टर्स हैं, तो उनकी सोशल लाइफ जीरो है और वो खुद इसी तरह ही प्रोफेशन चला रहा है, पेरेंट्स से फिर बच्चे भी डॉक्टर्स, फिर उनके आगे भी बच्चे डॉक्टर्स, तो सोशली एक्टिव नहीं है। सीए के साथ ये इशू हमने देखा है कि नहीं है। जब एक दफ़ा सीए हो गया उसके बाद आपको कोई बाउंड नहीं है, आपके पास स्पेयर टाइम होता है, आप बाकी अपनी एक्टिविटीज़ के साथ चल सकते हैं, और बल्कि आपका फैमिली टाइम बहुत ज़्यादा आपके पास अवेलेबल होता है। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ सर? बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसमें एक चीज़ ऐड कर दूं कि अगर आप सीए हैं और एज कम्पेयर टू कोई भी और प्रोफेशन है आपका,
तो एक चीज जो मैंने फील की है, क्योंकि ये फील्ड ओवर क्राउडेड नहीं है और बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेड और रिगार्डेड है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो अगर आप चाहें पर्सनली तौर पे चाहें तो आप कभी भी अपने एथिक्स कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे एज कम्पेयर टू कहीं शायद किसी और प्रोफेशन में हूँ तो शायद किसी मजबूरी में आप कर भी लें। इस प्रोफेशन में आपको ये है कि आपको ना, अगर आप खुद चाहें तो आप कभी भी वो एथिक्स जो है वो आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, आप उस के ऊपर जॉब छोड़ना प्रेफर करेंगे, क्योंकि एक तो ये सीए में सिखाया भी जाता है बहुत ज्यादा, और सेकंड आपको पता होता है कि अगर मैं ये छोड़ूंगा तो मेरे लिए 2 अपॉर्चुनिटीज और वेट कर रही है, तो ये भी एक कंपैरिजन किया जा सकता है। और अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं तो मोस्ट वेलकम, अदरवाइज मैं सर फारूक से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जो है कुछ फाइनल वर्ड्स के साथ जो है वो अपनी गाइडलाइंस हमें हमारे साथ शेयर करें, ताकि हम फिर इस वेबिनार को क्लोज अप की तरफ जाएं। हमारा इनिशियल प्लान था कि हम 12 बजे तक इसको रैप अप कर देंगे, लेकिन सर अब्बास की अवेलेबिलिटी 12 बजे तक थी, लेकिन थैंक यू सर, आपने इतना टाइम स्पेयर किया। क्वेश्चंस बहुत इंटरेस्टिंग आ रहे थे और अच्छे आ रहे थे, तो हम इसको कंटिन्यू करते रहे। तो सर फारूक, ओवर टू यू सर। आई थिंक सर इस वक्त ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, तो आखिर में सर अब्बास, आप अगर कुछ मशवरा देना चाहें स्टूडेंट्स को तो बड़े ऑनर की बात होगी हमारे लिए। सर बिल्कुल, मैं उन स्टूडेंट्स को जो कि अभी डिसीजन लेना चाह रहे हैं वो अभी जो डिसीजन लेना चाह रहे हैं मैं उनको यही कहूँगा, चाहे आप सीए करें चाहे कोई किसी भी प्रोफेशन में जाएं, वो आपका डिसीजन आपकी चॉइस का होना चाहिए। अगर आपकी चॉइस का है तो आप 10 साल बाद भी अगर कुछ भी उसमें होगा तो उसमें आप रिग्रेट नहीं करेंगे। तो मेरे अगर आप सीए में आना चाहते हैं तो सीए में मेरा अपील यही है कि अगर आपके एग्जाम्स पास हैं तो आप जो है वेट ना करें कि हालात बेहतर होंगे, तो आप जो है ऑनलाइन क्लासेस में एडमिशन ले सकते हैं। इंस्टीट्यूट आप खुद भी सर्च कर सकते हैं। मेरी रिकमेंडेशन, मैं पिछले 1 साल से पैक के साथ हूँ, मेरी रिकमेंडेशन पैक है। उसकी वजह शायद जो है टीचिंग जो है वो मेथोडोलॉजी शायद बाकी टीचर से भी अच्छी हो, टीचर्स अच्छे ही होते हैं, यहाँ पे जो लेवल ऑफ एफर्ट पुट किया जाता है टीचर्स की तरफ से वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। टीचर्स आपको हर वक्त गाइडेंस के लिए अवेलेबल होते हैं, सेमिनार्स देख लें, वेबिनार्स देख लें, पैक करार होता है। उसके अलावा टीचर्स आपको इस ऑनलाइन के आने के बाद मैं खुद भी अवेलेबल होता हूँ, मुझे पता है बाकी टीचर्स भी अवेलेबल होते हैं। तो मेरी यही है सबके लिए एडवाइस कि अगर आप लोग सीए में आना चाहते हैं आप डिसाइड करें प्रॉम्प्टली और एडमिशन लें। मैं अवेलेबल था, शायद मेरा माइक बंद हो गया था, तो आप मैं बुला जी। राफे साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सर, अब आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, सॉरी, वो मैंने माइक बंद किया हुआ था तो मैं बोल रहा था, मुझे आइडिया नहीं हुआ। तो मैं बस बहुत टाइम हो गया, तो मैं खास तौर पे अब्बास साहब आपका बहुत मशकूर हूँ, आपने हमें बहुत टाइम दिया। और इसके अलावा एक चीज़ और मैं बताता जाऊँ, माशाल्लाह अब्बास साहब का जो रिजल्ट था इस अटेम्प्ट में 100% था। तो बहुत कम होता है कि इतना अच्छा रिजल्ट आए टैक्सेशन में, और मैं इसका बहुत ज़्यादा ट्रिब्यूट पेश करता हूँ अब्बास साहब को, उन्होंने बहुत मेहनत की है। मैं इसके अलावा जो है वो शाहिद साहब आपका भी मशकूर हूँ, आपने हमें ज्वाइन किया। राफे साहब आपने होस्ट किया, बहुत अच्छा सेशन कंडक्ट किया। हमारे जो बाकी कोलीग्स हैं, आसिफ साहब हैं, राबेल है, आसिम है, मैं उनका भी मशकूर हूँ, और रिजमा और शाकिब का भी, कि इन्होंने अपने मसरूफ टाइम में से हमें टाइम दिया। और जितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया एज अ स्टूडेंट, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह हम इस सिलसिले को कंटिन्यू रखेंगे, और इसमें हम इंशाअल्लाह जो अगली हमारी आ रही है वो एक हमारे सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मैं थोड़ा सा उसका आपको अपडेट दे देता हूँ। वो इस वक्त यूई में जॉब कर रहे हैं और बहुत कामयाब प्रोफेशनल कैरियर है। तो अगली इंशाल्लाह हम इंटरव्यू उनका करने जा रहे हैं। इमरानुद्दीन साहब उनका नाम है, और बहुत हम्बल बैकग्राउंड से थे, और आज माशाल्लाह मिलियंस में अर्न कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह अगला जो प्रोग्राम होगा वो उनके साथ होगा। तो तब तक इजाज़त दीजिएगा, इंशाल्लाह हम आपको उस प्रोग्राम के बारे में अपडेट करते रहेंगे। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।